साथियों, एक फार्मर और एक एग्री एक्सपर्ट के बीच केवल 5 स्टेप्स की दूरी होती है। अगर आप मेलन फार्मिंग यानी तरबूज और खरबूजे की खेती सीखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको केवल इन 5 स्ट्रेटजीज पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक फार्मर और एक एग्री एक्सपर्ट के सोचने में यही फर्क होता है। एक प्रोग्रेसिव फार्मर हमेशा फसल लगाने से पहले अपनी मार्केट को समझता है और पूरी क्रॉप प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। तो इसीलिए मैं ये 5 स्ट्रेटजीज आपको ऑर्गेनाइज वे में लेके आया हूं, जिसके पहले भाग में हम सीखेंगे स्मार्ट कल्टीवेशन सिस्टम। हेलो हिंदुस्तान, कैसे हैं सारे किसान भाई। तो भाइयों, हो सकता है थोड़ा सा मेरी आज आपको आवाज में प्रॉब्लम लगे। मैं एक्चुअली कुछ दिनों से थोड़ा सा बीमार हो गया था। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, स्मार्ट कल्टीवेशन सिस्टम। अब कुछ किसान भाई सवाल करेंगे कि भाई ड्रिप इरिगेशन क्यों जरूरी है, क्या बिना ड्रिप के खेती नहीं कर सकते, क्या कॉस्ट बढ़ानी जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है भाइयों। यहाँ थोड़ी सी कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप समझिए जितनी भी हम वेजिटेबल लगाते हैं जिनकी पोटेंशियल ज्यादा होता है, जो पैदावार ज्यादा देती है, वो हाइब्रिड सीड होते हैं। और हाइब्रिड सीड का मतलब होता है वो प्रोडक्शन तभी ज्यादा देते हैं जब आप न्यूट्रिशन और फर्टिलाइजर सही ढंग से स्टेज के हिसाब से देते हैं। तो उसके लिए ड्रिप जरूरी है, क्योंकि खुले में आप खेती कर तो लेंगे, लेकिन एक बार खाद आपने बेसल डोज में डाल दी उससे काम नहीं चलेगा। इन बीजों में स्टेज के हिसाब से फ्लावरिंग पे अलग न्यूट्रिशन चलेगा। वनस्पतिक विकास के समय हमारे को केवल 25 दिनों का टाइम मिलता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारे को बेल की जो लंबाई है 2 से 2.5 फीट करनी होगी। फ्रूटिंग स्टेज में कलर अच्छा आए, टेक्सचर आए, उस टाइम पे पोटास चलाना पड़ेगा, उस टाइम पे कैल्शियम नाइट्रेट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप खुले में नहीं कर पाएंगे, ड्रिप के साथ आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपने खेत को तैयार करना है। तो बिल्कुल पहले भाग से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डिजाइन तैयार किया। ये हमारा 1 एकड़ होता है। सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी लेंथ होती है 220 फीट जो लंबाई होती है, और जो चौड़ाई होती है 198 फीट। लेंथ हम उसको बोलते हैं, जो लंबाई ज्यादा होती है इसलिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ये हमारा टोटल एरिया अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 43,560 स्क्वायर फीट, यानी 43,560 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया 1 एकड़ होता है। हो सकता है आपकी स्टेट में ये थोड़ा सा आंकड़ा अलग हो, बीघे में आप खेती करते हो, लेकिन ये जनरली हमने बताया पंजाब हरियाणा में जो हमारा खेत का साइज होता है। अब इसके अंदर हमारे को बेड पे खेती करनी है, यानी कि रेज्ड बेड बनाने हैं खेत के अंदर। बेड के अंदर आपको केवल 4 बातें बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जो बेड की चौड़ाई जो हम लेके चल रहे हैं तरबूज के अंदर 2.25 से 2.5 फीट की चौड़ाई आपको लेके चलनी है। दूसरी हाइट, आप किसान भाई करते हैं कि बेड की हाइट कितनी रखे। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेजिटेबल की खेती करते हैं। आमतौर पर जो सब्जी मिट्टी के अंदर होती है, जैसे कि आलू हो गया या और मूली होगी, जो मिट्टी के अंदर तैयार होती है उसकी जनरली बेड की हाइट ज्यादा लेकर चली जाती है। लेकिन तरबूज के अंदर और अन्य फसलों के अंदर जो ऊपर उगती हैं उनके अंदर आप 7 से 8 इंच का बेड बनाएं, ये पर्याप्त है। अब बेड से बेड का डिस्टेंस, यानी एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको कितनी लेनी है। इस मॉडल के अंदर जो हम स्पेसिंग लेके चल रहे हैं 6 फुट की दूरी हम रखेंगे, यानी कि इस बेड से दूसरे बेड के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा 6 फीट। तो इस हिसाब से जब हम आप डिवाइड करके देखें 198 फीट को अगर मैं 6 फीट से भाग करता हूं तो करीब 33 बेड प्रति एकड़ आपके बनेंगे। यानी कि यहां से ये हमारा डोली कह लो, रिज जो पहली होती है, यहां से 6 फुट का बेड पहला यहां बनाएंगे, और 6 फुट के ऊपर जब मैं बेड बनाऊंगा तो 1 एकड़ में 33 बेड्स हमारे बन जाएंगे। बेड से बेड की दूरी 6 फीट, हाइट 7 से 8 इंच और चौड़ाई 2.25 से 2.5 फीट। ये आपने तैयारी कर लेनी है। बेड बनाने की विधि क्या होती है? 2 तरीके से बेड बनाना है। जो भी बेड मेकर मशीन आप इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपको कच्चा बेड बनाना है, जिसको साइंटिफिक टर्म में फॉल्स बेड बोला जाता है। यानी कि एक बार बेड बनाने का मकसद क्या है, अब हम इस बेड के ऊपर खुराक, जो भी बेसल डोज में मैं आपको आगे बताऊंगा,
वो हम खुराक डालेंगे। गोबर की खाद अगर आपने तैयार की हुई है तो वो कच्चे बेड पे डाली जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से पक्का बेड बनाया जाएगा, जो कि प्रॉपर उसकी डायमेंशन होगी, उसकी चौड़ाई, उसकी हाइट, और ऊपर से उसको लेवल रखना है, ताकि आगे जब हम उस पर ड्रिप बिछाएंगे तो वो प्रॉपर सिंचाई जो पानी है बराबर पौधों में डिवाइड हो। तो ये दो तरीके से 2 बारी में आपको बेड बनाना है। तो हमने बेड बनाना सीख लिया। अब बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कि सर हमने ड्रिप लगानी है। कंपनी मैं नहीं बताऊंगा, किसी भी अच्छी कंपनी की जो आपके लोकल मिलती है, बेशक अगर कम रेट में मिलती है तो आप उसी कंपनी का इस्तेमाल करें। कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी है 4 लीटर प्रति घंटे वाली जो कैपेसिटी आप ड्रिप का इस्तेमाल करें। एमीटर तरबूज के लिए अंदर जो एमीटर होता है जहां से पानी निकलता है ड्रिप का, हर 1.5 फीट के ऊपर एमीटर जिस ड्रिप के अंदर होगा वो वाली आपको ड्रिप इस्तेमाल करनी है। और नंबर ऑफ लेटरल्स, लेटरल होता है पाइप। अब क्या होता है, कुछ सब्जियों में एक बेड के ऊपर 2 पाइप डाले जाते हैं, लेटरल्स डाले जाते हैं। और बागवानी के अंदर जैसे आप देखना आमतौर पर एक पौधे के दोनों तरफ ड्रिप डाली जाती है। उसका मेजर रीजन क्या होता है कि अगर हम केवल एक तरफ ड्रिप डालेंगे तो एक साइड की जड़ों का विकास हो जाएगा। एक साइड की जड़ों का विकास हो गया तो उस साइड फ्रूट ज्यादा आएंगे, फ्रूट लोड ज्यादा होगा और पौधा बड़ा होकर एक साइड झुक जाएगा और हो सकता है पौधे में क्रैकिंग भी आ जाए। तो वहां पे डबल ड्रिप डालना मस्ट है। लेकिन यहाँ तो तरबूज की खेती है, 90 दिन की फसल है, कोई जरूरी नहीं है आखिरी में जड़ें पूरे बेड में वैसे भी फैल जानी है। तो खर्चा जमींदार का ना बढ़े, इसलिए हम एक बेड के ऊपर एक ड्रिप लेकर चल रहे हैं। तो ड्रिप के मामले में 3 बातें, कैपेसिटी, एमीटर, नंबर ऑफ लिटरल्स कितनी, एक बेड के ऊपर एक, यानी कि 33 ड्रिप लाइन आपको चाहिएगी, क्योंकि 33 बेड हम लेके चल रहे हैं। तो बस ये दोनों चीजों के बारे में इतनी बातें जाननी है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मल्चिंग शीट, अब मल्चिंग को लेकर किसान भाई कहां गलती कर सकता है, 2 चीजें हैं। सबसे पहले मल्चिंग की क्वालिटी कौन सी इस्तेमाल करें, बहुत टाइप की क्वालिटीज आती हैं। एक ही पैरामीटर आपको ध्यान रखना, जहां से भी आप मल्च खरीदे उसको बोले 25 जीएसएम। इसके जो पॉलिथीन होता है उसकी क्वालिटी होती है जीएसएम। 25 जीएसएम से नीचे भी मल्च आती है, 18 जीएसएम, 20 जीएसएम। 25 से नीचे नहीं लेनी है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। तो 25 जीएसएम की हम क्वालिटी लेंगे। चौड़ाई कितनी लेनी है, 1 मीटर। 1 मीटर कितना हो गया, 3.25 फीट। अब क्यों ली है, वैसे तो 1 मीटर की ही आती है चौड़ाई इसकी जनरली। जो हमने 2 से 2.25 से 2.5 फीट का बेड बनाया था, अगर इसके ऊपर हम 3 फीट की मल्च डालेंगे तो वो बेड को प्रॉपरली कवर कर लेगी और नीचे भी लग जाएगी, ताकि हम उसके ऊपर मिट्टी लगा दे तो पूरे बेड को मल्च से अच्छे से कवर कर लेंगे, खरपतवार की दिक्कत नहीं रहेगी। ये 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी चीज मल्च की डायरेक्शन होती है। एक तरफ से मल्च सिल्वर कलर की आती है और एक तरफ से ब्लैक कलर की आती है। सिल्वर कलर हमेशा आपको ऊपर रखना है, ब्लैक नीचे रखना है। क्यों, सिल्वर कलर ऐसा कलर होता है जो हमारी सोलर रेडिएशन, धूप की किरणें आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी सोलर रेडिएशन आएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि आपके बेड में ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फसल हमारी मार्च अप्रैल तक जानी है। और अगर हमने ब्लैक कलर ऊपर कर दिया तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बेड में गर्मी बढ़ जाएगी और पूरी पौध सूख जाएगी। तो कलर का ध्यान रखना है, इसकी चौड़ाई का और इसकी क्वालिटी का। अब सबसे जरूरी चीज जो मेरा जो मकसद है मैंने ये बताने का, मल्च की डायमेंशन कितनी लेनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, दुकान वाले ने के पास जो भी मल्च अवेलेबल होती है, यानी कि उस पे ऊपर होल बने होते हैं, जो भी होती है वो दे देता है, और किसान आखिरी में क्या करता है, जो होल जितनी दूरी पर थे उसी के हिसाब से पौधे लगा देता है। तो ये गलती नहीं करे, दुकान वाले का काम नहीं है सब्जी लगाना, आपका काम है। आप खुद बोल के बताएंगे कि मेरे को इस डायमेंशन की मल्च चाहिए, क्योंकि आप तरबूज की खेती कर रहे हैं। तो कौन सी डायमेंशन लेनी है, जो मॉडल मैं लेके चल रहा हूं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 9/18 की। अब ये 9/18 से क्या मतलब है, 9/18 मीन्स 9 इंच की जो दूरी है ये लाइन से लाइन की दूरी है, और 18 इंच की दूरी है पौधे से पौधे की। 9 इंच माने की 0.25 फुट और 18 इंच माने की 1.5 फुट। तो मान लेते हैं ये मल्च है, ये मैंने होल्स को दिखाने के लिए ब्लू कलर के सर्कल्स बना रखे हैं, मल्चिंग शीट के हैं। मान लो ये पहला पौधा था तो ये दूसरा था, तो ये पौधे से पौधे की दूरी होगी 1.5 फीट। ऐसे ही पूरे 1.5 फीट के ऊपर एक लाइन रहेगी। दूसरी लाइन इन 2 होल्स के बीच में है,
इस लाइन से इस लाइन की जो दूरी है वो है 9 इंच, यानी कि 0.25 फुट, 1 फीट से भी कम हम लेके चल रहे हैं। ये स्पेसिंग क्यों ली है? अगर हम 12 इंच की मल्च लेते हैं, यानी कि पूरे 1 फीट का गैप लेंगे लाइन से लाइन का, तो ये होल बेड के किनारियों पे आ जाएंगे, और अगर बेड के किनारियों पे आ गए और वहां आपने पौधा लगाया तो जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए दूरी आपको मल्च की लेनी है, 9 बाय 18 इंच की आपको मल्च मंगवानी है। तो 3 स्ट्रेटजी पे हमने काम कर लिया, बेड भी बना लिए, ड्रिप इरिगेशन का भी हमने समझ लिया कौन सी ड्रिप लगानी है, मल्चिंग शीट भी आपने देख ली 9 बाय 18 की आपको मंगानी है, और ऊपर सिल्वर रखनी है, नीचे ब्लैक रखनी है। अब आता है जो किसान भाई हमारा मेन है, तरबूज की फसल कब लगाई जाती है? आप देखिए, अगर आप अगेती फसल का भाव लेना चाहते हैं तो नवंबर में तरबूज की बुआई होना स्टार्ट हो जाती है, 15 नवंबर के बाद से दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो बेसिकली जो किसान भाई अगेती लगाते हैं तो आपकी फसल को ठंड को और पाले से बचाना जरूरी है। और कैसे बचाया जाए उसके लिए आते हैं क्रॉप कवर। किसान भाई इसको लोटनल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रॉप कवर कैसा लगाना है, अब जो किसान भाई नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, 2 टाइप का मार्केट में आता है। एक आता है पॉलीथीन में, यानी कि पन्नी से बना हुआ, और दूसरा आता है कपड़े से बना हुआ। जी हाँ, ज्यादातर आपने पॉलीथीन वाले देखे होंगे, लेकिन कपड़े से बने को नॉन वूवन फैब्रिक बोला जाता है। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप ज्यादा दिमाग ना लगाए, कपड़े वाला मंगाए। इसकी क्वालिटी भी 25 जीएसएम का जो कपड़ा होता है वो इतना होता है कि हमारे को, आप समझो हम क्यों लगा रहे हैं लो टर्नल, क्योंकि जो ठंड के समय सुबह और शाम को जो पाला पड़ता है वो हमारी पौध के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि डैमेज उसी से होता है। तो उसको बचाने के लिए कपड़ा भी अगर आप यूज करेंगे 25 जीएसएम का तो पाले से बचा लेगा। मेजर इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसान की मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब वो पॉलीथीन शीट का यूज करता है, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर होता क्या है, सुबह शाम को तो हम ढक लेते हैं, लेकिन धूप, अगर दिन में धूप निकलती है तो उस पॉलीथीन के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि आपके पत्तों पे स्कॉर्चिंग, बर्निंग, जलने के निशान हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है, सुबह 10 से 11 बजे उस पॉलीथीन को खोल देता है, 4 बजे फिर उसको ढक देता है। अब आप देखो 1 एकड़ के अंदर 33 बेड है, किसी किसान ने 4-5 एकड़ में लगा दिया तो 33 गुणा 5 कर लो आप, 150 से भी ज्यादा हो गए। 150 और गुणा 5 दिए 15, करीब 165 बेड हो गए। 165 बेड की अगर वो मल्चिंग डेली की डेली हटाएगा, उसको लगाएगा, तो उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम कपड़े वाली ले रहे हैं। कपड़े वाली में ये दिक्कत नहीं है, आपने एक बार इसको लगा दिया नवंबर दिसंबर में, फरवरी महीने तक आप इसको लगा रहने दो। रेट की मैं बात करूं, अगर आप ड्रिप लगाते हैं 20 से 25 हजार का खर्चा 1 एकड़ के ऊपर आ जाएगा लगभग, जो 30 से 35 बेड का खर्चा रहेगा। मल्चिंग आपकी अगर आप कपड़े वाली इस्तेमाल करेंगे तो 12,000 की आ जाएगी, अगर पॉलीथीन शीट का यूज करेंगे तो 5-6 हजार सस्ती आती है, तो वो आप ले सकते हैं। लो टनल में आपको कुछ एक्सेसरीज और खरीदनी पड़ती है, केवल वो कपड़े वाली लो टनल से काम नहीं चलेगा। आपको साथ में फाइबर स्टिक आती है जो बेड के यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप में पूरे बेड के ऊपर लग जाएंगी, उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछाना है, और एक धागा भी आपको लगाना पड़ेगा ताकि वो पॉलीथीन है बार बार हिले डुले ना। तो ये कुछ खर्चा है लोटनल का 25,000, ड्रिप का 25,000 और मल्चिंग का 12,000। इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000। ये सालों साल, 4-5 साल अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो ड्रिप और क्रॉप कवर आपको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, एक ही बार में आपका चलता रहेगा। मल्चिंग आपको अगले साल नहीं खरीदनी पड़ेगी, 1 से 2 सीजन ही आपकी चलेगी। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और ये आपकी सीजनल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने समझा पूरा खेत का सेटअप कैसे तैयार करना है, सारी चीजें आई होप मैंने क्लियर करी होंगी। अब चलते हैं अगली स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब बोला जी तरबूज की खेती सीखना चाहता हूं, पर ये नहीं पता भाई किस टाइम तरबूज लगाना चाहिए, किस टाइम मंडी का भाव अच्छा मिलेगा, वैरायटी कौन सी लगाऊं कि मंडी में ले जाऊं तो जाते ही बिकना स्टार्ट हो जाए, दूसरों से अच्छा भाव लगे, जहां दूसरों का 6 रुपए बिके तो मेरा 10 से 12 रुपए बिके। तो ये स्ट्रेटजी दूसरी पे आ जाते हैं, मार्केट सुटेबल अप्रोच, जहां से किसान भाई अक्सर बचता है। वो मेहनत करने के लिए तैयार है, प्रोडक्शन निकाल लेगा, खेत में मेहनत कर लेगा, लेकिन मंडी का हाव भाव नहीं लेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको चुनाव करना है। आमतौर पर आप समझिए होता क्या है, पूरा प्रोसेस, इकोनॉमिक साइकिल चलती कैसे है। किसान ने फसल तैयार कर ली, अपना तरबूज तैयार कर लिया, सबसे पहले तरबूज जाता है मंडी में रिटेलर के पास, आड़ती के पास। आड़ती क्या करता है, उसको थोड़ा सा अपना कमीशन रखता है और कंज्यूमर यानी अपने ग्राहक को अपना प्रोडक्ट बेच देता है।
अब ग्राहक की जेब से पैसा निकलता है, पैसा जाता है आड़ती से, फिर पैसा जाता है किसान से। यानी कि आपको समझना होगा इस इकोनॉमिक साइकिल के अंदर पैसा कहां से घूम के आ रहा है। सबसे पहला पैसा जनरेट होता है कंज्यूमर की जेब से, फिर आड़ती से, फिर किसान के पास। यानी दो आदमियों के हाथ से पैसा घूम के आता है, तब किसान तक पहुंचता है। तो अपनी क्रॉप प्लानिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे कि ये दोनों आदमी हमारे से सेटिस्फाई हो और हमारे को ज्यादा पैसा दे। ये कैसे होगा? पहले हम क्रॉप प्लानिंग करेंगे कंज्यूमर के हिसाब से। अब ग्राहक को क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि ग्राहक के हिसाब से आप प्लानिंग क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये समझिए ग्राहक को किस साइज का तरबूज खाना पसंद है। पहले होता क्या था, हमारी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, एक परिवार में 7 से 8 लोग, जॉइंट फैमिलीज होती थी। लेकिन टाइम के साथ शहरों में परिवार छोटे हो गए, 3 से 4 आदमी एक फैमिली में होते हैं, तो इसलिए उनकी नीड भी चेंज होगी। परिवार के हिसाब से ही तो नीड होगी ना किसी चीज की। अब 2.5 से 3 किलो का तरबूज लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। तो साइज के हिसाब से आपको तरबूज समझना होगा। 3 टाइप के सेगमेंट तरबूज के अंदर कैटेगराइज है। पहला होता है जुबिली सेगमेंट। ये वो तरबूज होता है जिसका साइज 10 किलो से ज्यादा, 20 किलो तक के तरबूज देखे होंगे आपने मंडी में, बड़े बड़े तरबूज होते हैं। जुबिली सेगमेंट ये कहाँ यूज होता है? आमतौर पर शादी ब्याह में, जहां बहुत सारे लोगों के लिए तरबूज जो फ्रूट का कॉर्नर होता है, तो वहां बड़े साइज के लिए आते हैं ताकि काटने में आसानी हो, बार बार दिक्कत ना हो। दूसरा पिकनिक वाटरमेलन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है पिकनिक पे जाना है, तो है ये तो नहीं है कि 2 लोग पिकनिक पे जाएंगे, 5-7 लोग, 1-2 परिवार के लोग मिलके पिकनिक पे जाते हैं। तो वहां लोग 5 से 10 किलो का एक गाड़ी में रख लिया तरबूज, ये ले जाने के लिए आसान है, तो इसको पिकनिक वाटरमेलन बोला जाता है। तीसरा है आइस बॉक्स सेगमेंट, जो हमारे काम का है। हाउस होल्ड पर्पज, घरेलू पर्पज में लोग खाने के लिए डेली तौर पर, कॉमर्शियल पर्पज के लिए जिसका इस्तेमाल होता है वो आइस बॉक्स सेगमेंट होता है। यानी कि 3 किलो तक का तरबूज, इसी को आइस बॉक्स सेगमेंट कहते हैं और इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा है। तो कस्टमर के हिसाब से हम कौन सा साइज लेंगे, आइस बॉक्स सेगमेंट का चुनाव करेंगे। दूसरा, कस्टमर क्या देखता है? टेस्ट। अब अंदर से जो तरबूज है लाल भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, अगर वो लेके जाए तो मजा आ जाए, उसमें पानी भी भरपूर होना चाहिए। तो टेस्ट के हिसाब से कैसे सिलेक्शन करेंगे? टेस्ट डिपेंड करता है वैरायटी पे, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको आपका रेट मिलेगा। तो वैरायटी मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ तो आप आंख बंद करके, ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, कुछ नहीं पता कौन सी वैरायटी लगानी है, नो न्यू सीड कंपनी की जन्नत वैरायटी आती है, देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपके लोकल में कौन सी अच्छी चलती है, पैदावार देती है, जन्नत आप लगाओ। और चीजों का पता नहीं, मंडी में जाओगे पहले ये तरबूज बिकेगा, बाद में दूसरी वैरायटी बिकेंगी। तो वाटरमेलन के लिए नो न्यू सीड की जन्नत वैरायटी। खरबूजे की अगर मैं बात करूं तो नो न्यू सीड की भी 3 वैरायटी आती हैं, बोबी, मधुराजा और कुंदन। हमारे यहाँ बोबी लोग ज्यादा लगाते हैं, तो आप इनमें से एक वैरायटी लगा सकते हैं। या बासफ कंपनी की ल्यालपुर वैरायटी भी काफी प्रचलित है। तो मैंने ये बताया कि इनमें से कोई भी वैरायटी लगाओ, आपको टेस्ट जो सेकंड हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। अब कर लेते हैं बात आड़तियों के हिसाब से। अब आड़तियों के हिसाब से क्रॉप प्लानिंग कैसे करें? आप समझिए कि तरबूज एक ऐसी फसल है जो बल्क में आड़ती खरीद लेता है। क्यों खरीद लेता है? क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है, 15 से 20 दिन तक तरबूज खराब नहीं होता है। आड़ती ट्रक के ट्रक उतरवा लेते हैं। और क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड है जहां जब आड़ती तरबूज खरीद रहा होता है, उसे ज्यादा डिमांड होती है, और उस टाइम अगर आपका तरबूज मंडी में चला गया तो डेफिनेटली आपको ज्यादा रेट मिलेगा, क्योंकि अब आड़ती खरीद रहा है बल्क में। तो हमारा पूरा फोकस जो हमने एनालाइज किया है वो यही है कि मार्च महीने के ऊपर तरबूज का जो ज्यादातर गेम है वो चलता है। मार्च महीने में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, पहले 10 दिन इस सीजन के अंदर जो तरबूज की है वो बल्क बाइंग आड़ती करते हैं। क्यों करते हैं? कई रीजन हो सकते हैं। इस वक्त एक रमजान का महीना भी इसको बोला जाता है, जहां ये त्योहार मनाया जाता है, तो तरबूज की ज्यादा परचेज देखने को मिलती है। तो यहाँ हमारा टारगेट यही है कि अगर इस 10 दिनों में जब आड़ती तरबूज खरीद रहा है बल्क में, अगर हमारा माल इस महीने में आता है तो उसको अच्छा रेट मिलेगा। अगर इसके 20 दिन बाद तक तरबूज पहले ही आड़ती खरीद चुके हैं, अगर यहाँ आपका तरबूज आया तो आपका रेट डेफिनेटली पिटने वाला है। आप ग्राफ देखिए, 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ग्राफ इसका डाउन होता चला गया, यानी कि कम होता होता क्या पता 2-3 रुपए किलो तक भी आ जाए। तो यही के हिसाब से हम क्रॉप प्लानिंग करेंगे।
अब बात करते हैं कि तरबूज कितने दिन की फसल है और मैं किस टाइम पर लगाऊं कि इस 10 दिनों में मेरा तरबूज मार्केट में जाए और आड़ती मेरे को अच्छा भाव दे। तो तरबूज बेसिकली 90 दिन की फसल है, लेकिन अगेती अगर आप लगाते हैं तब वो 90 दिन लेती है। जितना आप लेट होते चले जाएंगे जनवरी फरवरी, उतना ये कम दिनों की हो जाती है, क्योंकि गर्मी के दिन आ जाते हैं, फसल कम दिनों में तैयार हो जाती है। तो मैं डाटा की बात कर लेता हूं। 15 नवंबर पे जो किसान भाई तरबूज लगाता है तो उसकी हार्वेस्टिंग करीब पूरे पूरे 90 दिन में होगी, यानी कि 15 फरवरी से 20 फरवरी की ओर उसकी प्रोडक्शन मंडी में तुड़ाई उसकी हो जाएगी। अगर किसान 1 दिसंबर को लगाता है तो 20 फरवरी से 30 फरवरी के, यानी कि फरवरी के आखिरी 10 दिनों में उसकी तुड़ाई हो लेगी। यहां फसल 80 से 90 दिन की है। और अगर 1 जनवरी को किसान ने प्योद लगा दी तो उसकी तुड़ाई 15 मार्च यानी कि 10 मार्च के बाद, जिसकी मैंने बात की थी, इन दिनों के अंदर उसकी प्रोडक्शन आ जाएगी और यहां उसको रेट नहीं मिलेगा। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 जनवरी को तो आपको लगाना ही नहीं है। 1 जनवरी से 15 जनवरी मैंने काटा मार दिया कि ये सबसे खतरनाक पीरियड है, यहां आप तरबूज ना लगाए। तो लगाना कब है? अगर मैं इससे 10 दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि आखिरी हफ्ते दिसंबर में मैं प्योद तैयार करवा के लगा देता हूं तो वो प्योद कब आएगी? एग्जैक्टली इन 10 दिनों के अंदर उसकी तुड़ाई होगी और यहां किसान को अच्छा रेट मिल सकता है। तो ये हम कोशिश सावधानियां लेकर चल सकते हैं मार्केट को समझते हुए कि मैं कब लगाना है। 1 से 15 जनवरी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? 15 जनवरी के बाद आप बेशक लगाओ अगर आप ये सीजन मिस कर चुके हैं, क्योंकि फिर जो रेट आएगा वो सीधा प्रोडक्शन अप्रैल महीने में चली जाएगी और अप्रैल महीने में जो आड़तियों ने पहले तरबूज खरीदा था वो स्टॉक खत्म हो जाएगा और आड़ती दोबारा खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से रेट में वृद्धि होगी। तो ये बेसिकली हमने समझी क्रॉप प्लानिंग, कंज्यूमर के हिसाब से, रिटेलर के हिसाब से वैरायटी कौन सी लगानी है, कैसे समय का चुनाव करना है और कब कब तरबूज लगाया जाता है और कितने दिन की तरबूज की फसल है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि 1 एकड़ में कितने प्लांट आपको लगाने हैं, क्योंकि कई किसान भाई ये धारणा बनी हुई है कि भाई ज्यादा प्लांट लगाएंगे ज्यादा प्रोडक्शन आएगी। 1 एकड़ में 7 से 8 हजार हम प्लांट लगा रहे हैं तो ज्यादा आएगी। हालांकि जो खेती करते हैं वो इस बात को समझ चुके होंगे कि ज्यादा प्लांट से प्रोडक्शन का लेना देना कुछ नहीं है। एक वैरायटी कैपेसिटी होती है और एक आपकी फील्ड कैपेसिटी होती है। अगर आप सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ठीक भी कर लेंगे उसके बाद भी आपकी धरती में जान जो ताकत है वो जहां तक की है, जितनी उसमें खुराक पकड़ने की, खुराक प्रोवाइड करने की क्षमता है, उतनी ही वो प्रोडक्शन आपको देगा। तो प्लांट पॉपुलेशन आपको जानना जरूरी है। तो 3 तरीके से आप पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल करे आप लगा सकते हैं। 5 बाय 2 फीट पे आप लगा सकते हैं जो हमने बेड बनाए थे। एक ये विधि है, कुछ किसान भाई 5 बाय 5 फीट के गैप पर बेड बना लेते हैं और एक बेड पे सेंटर में एक लाइन पौधों की लगा लेते हैं और हर पौधे के बीच 2 फीट की दूरी होती है। इसमें होता क्या है, बेल एक डायरेक्शन में चलती है, यहां थोड़ी सी चलने की जगह बच जाती है। 2 से 2.5 फीट की अगर हमारी बेल होगी तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। 5 बाय 2 यानी कि 10 फीट, यानी कि एक पौधा कितना एरिया कवर कर रहा है? 10 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा है। 1 एकड़ का एरिया मैंने बताया था 43,560 स्क्वायर फीट होता है। 10 से भाग कर दो, 1 एकड़ में प्लांट कितने आ गए? 43,560 को अगर 10 से भाग करोगे तो 1 जीरो कट जाएगी, 4300 प्लांट आगे, लगभग 4356 प्लांट 1 प्रति एकड़ आगे। दूसरी विधि होती है जो मैंने आपको मल्चिंग शीट जो ली है, 6 फीट पे हमने बेड बना लिए और हर बेड पे हमने 1.5 फुट पे पौधा लगाया है। 6 बाय 1.5 करोगे आप 9 फीट, 43,560 को 9 से भाग करोगे 4840 प्लांट, लगभग 5000 के पौधे 1 एकड़ में हमने लगा दिए। तो ये आप लगा सकते हैं। तीसरी विधि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, हाँ अच्छा, इसमें भी हमें बेल कैसे चलानी है? एक डायरेक्शन में, एक साइड हम बेल लेके चल रहे हैं। कुछ किसान भाई चाहते हैं कि वो दोनों डायरेक्शन में बेल को लेके चले, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी डबल करनी होगी, यानी कि 8 फीट हमने बेड के सेंटर से बेड की सेंटर कम कर दिए, तो यहाँ हमारे बेड कम बनेंगे। आप अंदाजा लगा लो, 198 फीट लंबाई थी तो आप 8 से भाग कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने बेड आएंगे। और हर बेड पे 2 फीट पे जो हमने पौधा लिया है, एक पौधा इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा। मल्चिंग के दोनों होल के अंदर हम
पौध लगा देंगे और एक ड्रिप लाइन बीच में लगा देंगे। तो ये 3 विधि से आप तरबूज लगा सकते हैं। छोड़ो इसको भी, अगर नहीं समझ आ रहा तो ये मॉडल मैंने जो आपको बताया है, 6 फीट पे बेड बनाने हैं, 9 बाय 18 इंच की जो हमने मल्चिंग लेनी है, और एक लाइन में हम जो पूरा तरबूज के हमने पौधे लगा दिए। अब कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि जो मैंने रेड कलर के प्लांट बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं? 4840 होल तो हमने भर दिए तरबूज की बेल लगाकर। 4840 प्लांट खाली है मल्चिंग के। तो यही जो मैंने बताया आपको लो कॉस्ट हाई मार्जिन मॉडल है, आप इस जगह का इस्तेमाल करें इंटरक्रॉप करने के लिए। एक होती है मिक्स्ड क्रॉप, एक होती है इंटरक्रॉप। मिक्स क्रॉप में तो 2-3 बीजों को मिक्स करके खेत में बुआई कर दिया, ये तो हो गया देसी तरीका। इंटरक्रॉप होती है कि आप प्रॉपर एक लाइन के अंदर दूसरी फसल और दूसरी लाइन के अंदर जो आपकी मेजर फसल है इसको लगाएं। अब इस फसल का चुनाव कैसे करना है? ये दोनों फसल आपस में कॉम्पिटिटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रतिस्पर्धा इसको बोला जाता है आई थिंक हिंदी में, कि धूप और पानी के लिए इन दोनों में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो यहां आप प्लांट लगा सकते हैं मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे की खेती आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। कोई अलग से खेत का इस्तेमाल नहीं, उसी बेड के ऊपर वहीं के वहीं हम शेड्यूल चलाएंगे तरबूज के हिसाब का, और मैरीगोल्ड के पौधे भी आपको तैयार होंगे। तो ये हमारा मॉडल रहेगा 4840 तरबूज और 4840 आपने मैरीगोल्ड लगा लिया, क्योंकि इसमें तरबूज की प्रोडक्शन पे असर नहीं आएगी। बल्कि ये भी कहा जाता है जहां मैरीगोल्ड लगाते हैं, एक तो उस तरबूज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। दूसरा, उस तरबूज के अंदर विल्टिंग डिसीज कम आती है, क्योंकि गेंदे की जड़ों से एक ऐसा केमिकल निकलता है, ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं जो फंगस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए विल्टिंग डिसीज भी कम आती है। तो ये बेसिकली हम मॉडल लेके चल रहे हैं। ये मॉडल हमने रिजेक्ट कर दिया, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन 7 से 8 हजार प्लांट लगाने की सलाह मैं नहीं दूंगा आपको। केवल कम प्लांट में मैक्सिमम 5000 प्लांट तक, 5500 प्लांट तक ही आप पॉपुलेशन रखें। क्यों प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाना जरूरी नहीं है? तो मैंने ये एक टेबल बनाई है। मान लेते हैं कि 4840 में से भी 800 पौधे खराब हो गए, 4000 प्लांट भी हमने बचा लिए, तो एक प्लांट के हम 2 तरबूज सेट करवाएंगे। एक तरबूज का वजन 3 किलो, यानी कि 6 किलो गुणा 4000, 24,000 किलो, 24 टन की प्रोडक्शन। जो हमारा टारगेट है 25 टन निकालना, ये प्रोडक्शन केवल हमने 4000 प्लांट और 2 वाटरमेलन सेट करवा के निकाल ली। तो पॉपुलेशन से मैटर नहीं करता, क्या आप आइडियली प्लांट बचा पा रहे हैं, क्या आइडियली 2 वाटरमेलन सेट करवा रहे हैं, उनका वजन यूनिफॉर्म बना पा रहे हैं। यही प्रोडक्शन का खेल छुपा है। और ये तब होगा जब आप ड्रिप, मल्चिंग और प्रॉपर फर्टिगेशन के साथ खेती करेंगे। तो चलिए, हम आप समझ गए होंगे अब अगले स्टेप की तरफ। तो साथियों, वीडियो का बेसिक हमने समझ लिया। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, हमारी मुख्य फसल के ऊपर, वाटरमेलन के ऊपर, तरबूज के ऊपर, जो भी कह लो आप। स्ट्रेटजी नंबर 4, POP इज इक्वल टू PRO। तो किसान भाइयों, आपको समझना होगा जो 25 टन का मतलब क्या है। 25 टन माने कि 25,000 किलो का वजन। अब 25,000 किलो माने कि 25,000 लीटर पानी। नहीं समझ आया? 25,000 लीटर पानी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तरबूज एक्चुअल में पानी ही है। आप गूगल करके देखें, 92% जो इसका सोर्स होता है वजन का, वो पानी होता है। 8% के अंदर उसका छिलके का वजन, उसका फाइबर सब कुछ आ गया। तो इतना पानी अगर हमने जनरेट करना है किसी भी फसल को, तो वो 2 प्रोसेस जरूर करती है। एक होती है फोटोसिंथेसिस और एक होती है ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, यानी कि पौधा धूप से एनर्जी लेता है, मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेता है और अपना चीनी का निर्माण करता है। तो यही होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? हमारे पौधों का हरा भरा होना जरूरी है। तो यानी कि हरा भरा करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बेसिकली क्लोरोफिल की जरूरत होती है। और क्लोरोफिल बनता है मैग्नीशियम और आयरन से। थोड़ी सी डिटेल में बातें हो रही होंगी किसान भाइयों के लिए, चलो इतना आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ये समझना है बस कि हमारी फसल को हरा रखना है। हरा रखने के लिए क्लोरोफिल के लिए डेफिशिएंसी नहीं आने देनी, मैग्नीशियम और आयरन की फोटोसिंथेसिस अच्छे ढंग से चलानी है। दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? एक पौधा
पानी पीने के लिए, यानी कि अगर आपने 25,000 लीटर पानी बनाना है 1 एकड़ के अंदर, तो पौधा इतना पानी जमा करने के लिए पानी को भाप बना के उड़ाता है। और कितना उड़ाता है? 5 टाइम्स। यानी 25,000 का मैं अगर 5 गुना करूं, 1.25 लीटर पानी पौधे भाप के रूप में उड़ाते हैं, तब जाके 25,000 लीटर पानी आपके तरबूज में जमा होता है। और इतना पानी उड़ाने के लिए केवल आपकी फसल को कितने दिन मिलते हैं? आखिरी के 45 डेज, यानी कि 45 दिन, जब आपका तरबूज का साइज ग्रो होता है। तो इस 45 दिन में इतना पानी तभी उड़ेगा जब आपके पौधे मजबूत होंगे, आपके पत्ते मजबूत होंगे, उनके अंदर टर्जिडिटी होगी, और सबसे जरूरी पत्तों की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की होती है वो टाइम पर होती रहेगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए क्या चाहिए? पोटाश चाहिए। पत्तों के छोरों को खोलने का काम जब धूप, सुबह की जो मीठी मीठी धूप आती है उस टाइम पत्ता मुंह खोल लेता है, भाप उड़ती है। ज्यादा धूप आती है तो वो फिर से बंद कर लेता है, और शाम के टाइम फिर से थोड़ा खोल लेता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोटाश से चलती है। और पत्तों को मजबूत टर्जिडिटी बनाने के लिए जैसे कि मैंने कुछ न्यूट्रिएंट लिखे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। कहने का मतलब है इन चारों को जरूरत होती है ट्रांसपिरेशन के लिए, क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम और आयरन की जरूरत होती है। इतने सारे न्यूट्रिशन का प्रबंधन करना है फसल के अंदर, तब जाके 2 प्रोसेस ठीक होंगी, तब जाके आपकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। ये सारी बातें अगर आपको नहीं भी समझ आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके मैं आपको चार्ट दूंगा, वहां आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अब समझ लेते हैं हमारी फसल की स्टेज के बारे में। 90 दिन की ये फसल है। मैं तरबूज का नाम ले रहा हूं, हालांकि ये सारी चीजें खरबूजे में भी सेम ही है लगभग। तो शुरुआत के 30 दिन वनस्पतिक विकास, यानी कि शुरुआत का हफ्ता से 10 दिन तो आपका, मान लो अगर आपने पौध लगाई है तो उसकी जड़ पकड़ने में चली जाएगी, क्योंकि पौध दूसरे फील्ड में तैयार हुई है, आपकी खेत में मिट्टी में उसको सेट होने में टाइम लगता है। तो यानी कि 20 से 25 दिन का ही टाइम मिलेगा आपकी फसल को वनस्पतिक विकास करवाना है। यानी कि जो हमारा पौधा आया है 4 से 6 पत्तों का, उसको हमारे को 2.5 फीट की बेल बनाना है। और कितने दिन हमारे पास? केवल 30 दिन है। इस 30 दिन में से भी 7 दिन आप भूल जाओ, क्योंकि आपका पौधा जड़ पकड़ने में लगा देगा। यानी 20 से 25 दिन के अंदर आपको बेल बनानी है, तो बहुत जल्दी उसको भगाना पड़ेगा, टाइम पे न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे। दूसरी स्टेज 30 दिन से लेके अगले जो 15 दिन होंगे, यानी कि 45 दिन तक होती है फूल अवस्था। अब इस फूल अवस्था में फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे बेल के ऊपर। अब यहां क्या गड़बड़ रहेगी? हमारे को इस 15 दिन के अंदर हर एक बेल के ऊपर 7 से 8 फीमेल फ्लावर सेट करवाने। फीमेल फ्लावर कह रहा हूं, आप मेरी बातों को नोट करें। बेल के ऊपर मेल फ्लावर भी आते हैं, फीमेल फ्लावर भी आते हैं। मेल फ्लावर किसी काम का नहीं है, वो झड़ जाएगा, उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं आना है। फीमेल फ्लावर 7 से 8 सेट करवाने। और दिन कितने हैं? 15 दिन। फूल अवस्था में कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए? अगर वो वहां पे कमी हुई तो फ्लावर नहीं आएंगे इतने, हमारा जो पूरा हम प्लान लेके चल रहे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आखिरी के 45 दिन, यानी कि 45 दिन तक तो केवल फूल आ गया, हर बेल के ऊपर फूल से अब थोड़ा फ्रूट तरबूज बन गया है। अब इस तरबूज को 2 से 3 ग्राम का जो ये तरबूज है, या 5 ग्राम का तरबूज है, इसको हमने 3 किलो का तरबूज बनाना है। कितने दिनों के अंदर? 45 दिन के अंदर। 1 एकड़ में 4,000 बेल है, सारे फ्रूटों को 3 किलो का बनाना है। तो आप समझो कि फ्रूट कितनी जल्दी मैच्योर हो रहा है। केवल ये 1.5 महीना है आपके पास, जहां आपको बेल को भी हरा भरा रखना है, ट्रांसपिरेशन भी करवानी है, फ्रूट का साइज बढ़ रहा है, फ्रूट की शेप भी खराब नहीं होनी। कोई न्यूट्रिएंट गलत अगर टाइम पे दे दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, या जिसकी हमने डेफिशिएंसी कर दी, तो शेप खराब होगी। इस टाइम में अगर फसल में डिसीज आ गई, किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया, फसल पे धब्बा दाग हो गया, तो उसका मंडी में भाव नहीं मिलेगा। ये सारे पैरामीटर लेके मैं चलने वाला हूं इस एपिसोड के अंदर, इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम एग्री एक्सपर्ट सीरीज रखा है। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। मेरे घर में शादी आ गई, मैं 102 दिन मैंने खराब कर दिए। मैं खेत को संभाल नहीं पाया, टाइम से पानी नहीं चला पाया, फर्टिगेशन नहीं कर पाया, पूरा तरबूज खराब हो गया, शेप बिगड़ गई। अब मैं टाइम से संभालने की कोशिश कर रहा हूं, और भी ज्यादा कंडीशन खराब होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शुरुआत में बेसल डोज नहीं डाली थी। आप समझिए, तरबूज फिलहाल आपके खेत में 4,000 पौधे जिंदा है, हर पौधे के ऊपर 2 तरबूज सेट है। 8,000 तरबूज पूरी स्पीड में अपना साइज बढ़ाने पे लगे हुए हैं। एक दिन भी अगर फर्टिगेशन मिस हुआ या खराब हुआ
और आपने बेसल डोज अगर नहीं डाली थी तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है, साइज खराब हो सकता है। तो ये गलती ना हो, इसलिए बेसल डोज जरूरी है। बेसल डोज क्यों जरूरी है बता दिया, डालने की विधि और बता देता हूं। मैंने शुरुआत में बताया था, जब आप बेड बनाएंगे सबसे पहले आपको कच्चा बेड बनाना है। अब इस कच्चे बेड के ऊपर जो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, ये पूरी खुराक आपको बेड के ऊपर डाल देनी है। फिर ऊपर से पक्का बेड बनाना है, उसको लेवल करना है, फिर आपको खेती करनी है। तो चलिए अब समझ लेते हैं बेसल डोज के अंदर फर्टिलाइजर कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले जो आमतौर पर किसान भाई जानते भी होंगे, एक बैग 50 किलो का डीएपी, 50 किलो पोटास, 6 किलो सल्फर और 4 किलो माइक्रोराइजा। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिस भी अच्छी कंपनी का आपको मिल रहा है ये आप 80% में ले लीजिएगा। माइक्रोराइजा बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाउडर फॉर्म में माइक्रोराइजा मिलता है तो आप प्रेफर करें पाउडर फॉर्म वाला माइक्रोराइजा ले। आईपीएल कंपनी का माइक्रोराइजा आता है, आप वो भी ले सकते हैं, जिसको ट्रैक्टर ब्रांड बोला जाता है। अगर किसान भाई डीएपी और पोटास नहीं डालना चाहता, एनपीके डालना चाहता है, तो आपको 12 32 16 एनपीके आता है, ये आप डाल सकते हैं। मैंने 150 किलो गलत लिख दिया, ये तो 3 बैग हो गए, इतनी आपको अमाउंट नहीं डालना है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। केवल 2 बैग भी अगर आप डालेंगे, 1.5 से 2 बैग, तो भी ये अनिवार्य होगा। हाँ, सल्फर और माइक्रोराइजा सेम रखना है। अब आप अपनी मिट्टी के हिसाब से आप मिट्टी चेक करवाएं। अगर मैग्नीशियम की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो 10 से 15 किलो मैग्नीशियम भी डालने लेना शुरुआत में, और 5 किलो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो पैकिंग आती है वो डाल लेना। तो ये बेसल डोज है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। अगर आपने सड़ी गली गोबर की खाद तैयार कर रखी है तो आधा से 1 ट्राली गोबर की खाद भी आप बेड पे डाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। जो किसान भाई एफआईएम खाद डालना चाहते हैं, मान लो मैंने 23 दिसंबर को तरबूज लगाना था, तो उससे करीब 15-20 दिन पहले मैं ये खुराक अपने उस पे डाल दूंगा, बेड के ऊपर डाल दूंगा, कच्चे बेड पे पक्का बेड बना दूंगा, और 2 दिनों तक मैं बेड को पूरा गीला रखूंगा, यानी कि उसमें पानी छोड़ दूंगा। ड्रिप अगर मेरे पास है तो हर रोज 7 से 8 घंटे पानी दूंगा, यानी कि बेड में इतनी नमी हो कि वो पूरी की पूरी जो गर्मी है वो मल्चिंग के होल से बाहर निकल जाए। और एक बार गर्मी निकल गई तो आपके पौधे आगे जाके नहीं मरेंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब बीज लगाएं या पौध लगाएं, देखिए अगर आप विंटर्स में अगेती खेती कर रहे हैं तो आप, हर किसान इतना टेक्निकल नहीं होता है कि वो खुद पौध तैयार कर ले इस ठंड के मौसम में, तो आप पौध ही खरीदें, किसी अच्छी नर्सरी से पौध खरीदें। इसमें फायदा ये होगा, आपको 20 से 25 दिन का टाइम बच जाएगा, जो तैयार करने में था आपको बनी बनाई पौध मिलेगी। अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं, जैसे कि फरवरी में मार्च तक आपकी सोइंग जारी है, तो आप बीज के साथ भी आप लगा सकते हैं। आप बीज लें, लगाएं, बहुत अच्छा जर्मिनेशन आएगा। बीज वाली फसल जल्दी ग्रो करती है, एक बार बीज जर्मिनेट होता है जल्दी जल्दी भागती है। जो पौध हम खरीदते हैं वो रुक जाती है, क्योंकि वो दूसरी जगह तैयार हुई थी, तो उसको जड़ पकड़ने में, जमने में टाइम लगता है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी आप लगा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं दिसंबर में, 23 दिसंबर को आपको पौध लगानी है, तो आपको एडवांस चलना होगा। 1 दिसंबर को ऑर्डर दे देना है कि मैं ये जन्नत वैरायटी का बीज लगाना चाहता हूँ, या तो आप बीज खरीद के नर्सरी वाले को दे दो, या जो जन्नत वैरायटी की नर्सरी तैयार करता है या कोई और वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, आप 1 दिसंबर को उसको अपना ऑर्डर दे दो कि मेरे को पौध चाहिए 23 दिसंबर तक, ताकि 23 दिसंबर को जब वो आपको खेत में आए, ये 20 दिन है आपको अपने खेत की तैयारी करनी है, बेड बनाने हैं, ड्रिप लगानी है, मल्चिंग लगानी है, गोबर की खाद डाली है, तो पहले उसके अंदर पानी छोड़ के उसकी गर्मी निकालनी है। और ये भी ध्यान रखना, पानी आपको तब तक लगा देना है ताकि 23 तारीख तक आपके बेड गिले ना हो, उसके अंदर वापसा कंडीशन हो जाए, बेड के अंदर 50% हवा, 50% नमी हो। अगर बेड गिला हो गया तो आपकी फसल लेट हो जाएगी, फिर से 1 जनवरी पे चली जाएगी, फिर से उसका रेट पिट जाएगा। तो प्रॉपर एडवांस चलना पड़ेगा आपको, टाइम के हिसाब से, कॉपी पेन पे, कि हर एक चीज आपकी मिट्टी को समझ के आपको खेती करनी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन की विधि क्या है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि पौध लगाना कब है, उसको पानी कैसे देना है। तो ये मैंने बता दिया फार्म यार्ड मैन्योर के केस में, जो गोबर की खाद डालेंगे जब भी आपको लगाना है, उससे 15-20 दिन पहले आप बेड में खाद डाली है तो उसकी गर्मी निकाल के लगाओ, ताकि लगाने के टाइम तक केवल वापसा हो, सीधी आपने
उसके अंदर पौध लगा देनी है और उसके अंदर पानी दे देना है। 4 से 6 इंच बेड गिल्ला करना है। मिड पॉइंट ले लो 5 इंच, यानी कि 5 उंगल बेड की नमी है जो नीचे तक उसकी नमी जानी चाहिए, इतना पानी आपको ड्रिप से छोड़ देना है। अब आपकी मिट्टी में इतना पानी 1 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, रेतीली मिट्टी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है 6 से 7 घंटे भी ड्रिप चलानी पड़े। तो ये विधि रहेगी। नॉर्मल सोइंग में अगर आप नहीं भी गोबर की खाद डाल रहे हैं, केवल आप ये डोज डालो बेड के अंदर। बेड बना रखा है, प्योद लगा दी, ऊपर से आप ड्रिप चला दो जब तक 5 इंच की वापस से वही नमी पूरे बेड में नहीं फैल जाती है। हर एक होल, हर एक छेद के अंदर जो मल्चिंग का है वहां नमी आपको दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पानी लगाना है। ब्लैक सोइल, क्ले सोइल, यानी कि जहां काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, अब ये मिट्टी बड़ी खतरनाक होती है सब्जी की खेती के लिए क्योंकि ये नमी पकड़ लेती है। इसके अंदर आपने ड्रिप ज्यादा देर चला दी, 2 से 2.5 घंटा चला दिया, तो समझ लो पूरे बेड में कीचड़ बन जाएगा और कीचड़ हमें नहीं बनाना है। यहां अगर ऐसी मिट्टी की दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्योद लगा के शुरुआत की 2 से 3 सिंचाई आप केवल हाथ से सिंचाई करें, आप ड्रिप ना लगाएं। सबसे बेस्ट मेथड है। आप केवल कोई डिस्पोजल ग्लास लें, उसके हिसाब से हर एक पौधे में पानी देते रहे, यानी कि नमी नमी बनाए रखें, ताकि शुरुआत में एक बार पौधा आपका चल जाए, वो नमी की चपेट में फंगस ना बने, बीमारी ना बने। एक बार पौधा बड़ा हो गया फिर आप ड्रिप चला लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब किसान भाई कहते हैं कि जो पहली सिंचाई देनी है उसमें क्या खाली पानी चलाना है या उसके अंदर कुछ मिक्स भी करना है? तो आपको समझना होगा, हर एक पौधे की जो जड़ होती है उस जड़ के चारों तरफ अगर मैं घेरा बना दूं, एक सर्कल बना दूं, उसको बोला जाता है स्फेयर इंग्लिश लैंग्वेज में। स्फेयर यानी कि राइजोस्फेयर, यानी कि जड़ों का स्फेयर है ये। इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है हमें? हमें हवा और पानी का 50% का अनुपात भी मेंटेन करना है। कार्बन नाइट्रोजन रेशो, ऑर्गेनिक मैटर भी हमें इसके अंदर मेंटेन करना है, ताकि हमारे जड़ों का जो विकास हो बहुत जल्दी जल्दी विकास हो। सफेद जड़ें ज्यादा है क्योंकि खुराक उठाने का काम सपोर्टिंग रूट नहीं करती, व्हाइट रूट करती है। तो उसके लिए राइजोस्फेयर के अंदर सारी चीजें मौजूद करना, और सबसे जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई करने हैं। अगर एक बार आपने सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सारी चीजें, ये जीवाणु ही काम करेंगे। ये जीवाणु आपकी मिट्टी के अंदर जो फसल अवशेष है उनको डिकम्पोज करेंगे, उनको गला के ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। और एक बार ऑर्गेनिक मैटर बन गया, आपकी ह्यूमस बन गई, तो ये जो भी खुराक आप आगे जाके फसल में डालेंगे, ये उस खुराक को पकड़ के रखेंगे और फसल को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये राइजोस्फीयर कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा फॉर्मूला मैंने आपके आगे लिख दिया है। 3 चीजें आपको पहली सिंचाई, पहली ड्रिप जब आप चलाएंगे आपको इस्तेमाल करनी है। पहली है ट्राइकोडर्मा, दूसरी है सूडोमोनास, और तीसरा है वैम यानी कि माइकोराइजा। वैम माइकोराइजा 100 ग्राम की पैकिंग में आता है कुछ कंपनियों का, तो वही आपको ड्रिप के अंदर चलाना है। ट्राइकोडर्मा के अंदर आपको एक बात जरूर ध्यान रखिए, इसके अंदर कौन सी कंपनी आप यूज कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। आपके 1 किलो की पैकिंग में कितने काउंट यानी कि वायबल स्पोर प्रेजेंट है ट्राइकोडर्मा के, वो मैटर करता है, क्योंकि ये जीवाणु है। आप एक पैकेट डालोगे, कितने करोड़ जीवाणु आपके खेत में गए, यही तो चीज आप ध्यान दोगे ना। तो इसका ये नंबर मैंने लिख दिया, किसी भी कंपनी का खरीदो तो 2 × 10⁹ CFU प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के अंदर 10⁹ लिखा होना चाहिए उस पैकेट के ऊपर। वो ट्राइकोडर्मा आपको इस्तेमाल करना है। मैंने ज्यादातर देखा है कंपनियों के ऊपर 10⁶ लिखी आती है, तो 10⁶ वाले और 10⁹ वाले ट्राइकोडर्मा में क्या फर्क है? 3 जीरो का फर्क है। 3 जीरो माना कि 1000, यानी कि इसका 1 डब्बा, उसके 1000 डब्बे। रेट सेम ही मिलेगा आपको, वो भी 200-250 रुपए का आएगा, ये भी 200-250 का, लेकिन इसका देखो आप काउंट कितना ज्यादा, इसके 1 डब्बे में उसके 1000 डब्बे आ जाएंगे। तो ऐसा मैं बता देता हूं, IPL कंपनी का फसल संजीवनी के नाम से आता है, बहुत पहले हम भी इस्तेमाल करते थे, तो इसके अंदर मैंने उस टाइम ध्यान दिया था 10⁹ CFU थे। आपको अगर किसी और कंपनी का मिलता तो आप वो ले लेना। सुडोमोनास में भी यही 1 किलो लेना है, ये भी 1 किलो लेना है, इसमें 10⁸, 1 × 10⁸। ये IPL का फसल रक्षक के नाम से आता है, टी स्टेन्स कंपनी का बायोक्योर B के नाम से आता है, कोई भी एक लिक्विड भी आता है टी स्टेन्स का, वो भी आप ले सकते हैं 1 लीटर। तीसरी चीज वैम माइकोराइजा 100 ग्राम आपको मिलाना है। IPL कंपनी का वैम HD के नाम से, टी स्टेन कंपनी का सिम्बियोन वैम प्लस के नाम से। ये 3 दवाई
लगभग जितनी भी टाइप की फंगल डिसीज होती हैं, बेशक रूट डिसीज होती हैं, जड़ों में जो पाई जाने वाली फंगस होती है, उनको खात्मा करने पे काम करेगी। माइकोराइजा आपके पौधों की जड़ों के साथ स्टार्टिंग में ही जुड़ जाएगा। आप ये ध्यान रखें, माइक्रोराइजो का इस्तेमाल शुरुआत में इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार पौधे की जड़ें बड़ी हो गई, फिर आप माइक्रोराइजा उसके साथ जुड़ नहीं पाता। इनिशियल स्टेज पे इसको कनेक्ट करवाना जरूरी है। ये मिट्टी में फॉस्फोरस डिसोल्व करके पौधों को देता रहेगा, जड़ों का विकास करता रहेगा। तो ये तीन चीजें आपका राइजोस्फीयर तैयार करती हैं। डोज मैंने लिख दी है। तो इसको बोला जाता है पार्ट 1 खेत की तैयारी। आई होप यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। कुछ किसान भाइयों ने सीड लगा दिया, सीड जर्मिनेट हो चुका है। कुछ किसान भाइयों ने प्योद लगा दी, प्योद ने अपनी जड़ पकड़ ली है, पौधा नए पत्ते निकालना स्टार्ट कर चुका है। यानी कि अब से आपके गिने जाएंगे अगले 30 दिन। इस 30 दिन में आपको वनस्पतिक विकास करवाना है, पौधे से 2.5 फीट की बेल करवानी है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई करनी है, किन किन बातों का ध्यान करना है, इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव स्टेज 0 to 30 डेज। अब आपको शायद हो सकता होगा कि इस वीडियो में मजा आना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि फसल के ऊपर हम आ चुके हैं। जो सबसे जरूरी सवाल किसान भाइयों का कि भाई दूसरा पानी कब देना है। मैंने बीज से फसल लगाई थी, पहला पानी तो हमने समझ लिया, लगा के हमने बीज लगाया था नमी के अंदर, बीज जर्मिनेट हो चुका है। तो भाई देखो, दूसरा पानी आपको जब देना है 3 लीफ स्टेज के ऊपर। जब आपका बीज निकल के बाहर आएगा, उस बीज के अंदर 2 पत्ते कोटिलेडन्स वो होंगे और तीसरा पत्ता आपकी पौधा निकाल देगा। ये स्टेज है जब आपको एक बार दोबारा सिंचाई करनी है, ड्रिप चला देनी है। कितनी देर चलानी है, सेम कंसेप्ट, 5 इंच तक उस पैड के अंदर नमी करनी है। उतनी नमी हो जाए, अब आपकी फसल तैयार है। उसके बाद जितनी भी आपकी सिंचाई होंगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ना तो हमें बेड के अंदर ज्यादा गिल्ला कीचड़ करना है और ना ही ज्यादा जड़ों के पास सूखा होने देना है कि हमारी पौध को पानी की कमी हो। केवल नमी मेंटेन करके, ड्रिप का यही फायदा है कि आप नमी मेंटेन कर सकते हैं। अब जिन भाइयों ने नर्सरी से बुआई करी थी या फिर आपका जो बीज जर्मिनेट हो चुका है, यहां तरबूज की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। शुरुआती 1 हफ्ते में जितने पौधे मरने होते हैं मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पौधा आपने बाहर से मंगाई थी, अब वो कैसी कंडीशन की थी, उसमें पहले से डिसीज थी, आपकी जमीन में फंगल के स्पोर थे, वो आते ही आपकी पौध पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, तो पौध मरना स्टार्ट हो सकती है। तो इसको बोला जाता है विल्टिंग डिसीज। पौधों का शुरुआती दिनों में ही 10%, 5% मोर्टेलिटी, मृत्यु दर देखने को मिलता है। यहां फसल को बचाना जरूरी है। दूसरी बात, विल्टिंग डिसीज से बचाना है, कोई इलाज नहीं है। अपने खेत के अंदर इन दिनों में डेली 1 चक्कर लगाना, हर एक पौध को ध्यान से मॉनिटर करना है। किसी पौध के तने के ऊपर कोई भूरा धब्बा तो नहीं आ रहा है, कहीं से 1%, 2% जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज की शुरुआत तो नहीं हो चुकी है, पौधे अपनी गर्दन गिरा तो नहीं रहे हैं, पौधे मुरझा तो नहीं रहे। अगर आपको दिखता है, कोई दवाई के चक्कर में मत पड़ो, किसी डॉक्टर से मत पूछो। बायर कंपनी की एलियट दवाई आती है, 500 ग्राम आपको लेनी है। थोड़ी कॉस्टली दवाई है, लेकिन इसको आप यहाँ पे पैसे बचाने का लोभ मत करें। 200 लीटर पानी का ड्रम, 500 ग्राम दवाई, अच्छे से मिक्स करो। हर एक पौधे के अंदर कितनी डालनी है? 20 से 25 ml। यानी कि ये 200 लीटर का ड्रम कितनी जगह पे चला जाएगा? 10,000 पौधों के अंदर। पौधे कितने हमारे? 5,000, यानी कि 2 एकड़ की डोज तैयार होगी। 2 एकड़ के अंदर ड्रेंचिंग करनी है। एक बाल्टी ले लेना प्लास्टिक की, एक डिस्पोजल का ग्लास आधा काट के वो ले लेना। हर पौधे में 20 ml दवाई जड़ों के पास डालते चली जानी है। इसको बोला जाता है ड्रेंचिंग। तो विल्टिंग से बचाने का तरीका बता दिया। अगर नहीं आई है, पौधे स्वस्थ है, बेल स्वस्थ है, तो आप क्या करें, जैसे ही 5 दिन की आपकी फसल होगी, इसके अंदर एक खुराक का माउथ फीडिंग करेंगे। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो बेसल डोज हमने डाली है, अभी पौधे की जड़ छोटी है, शायद हो सकता है कि बेड के नीचे तक हमारी जड़ ना पहुंची हो। शुरुआत में एक एनर्जी, एक बूस्ट अप पौध को देना जरूरी है। उसके लिए हमने 19-19 लिया है। एनपीके आता है 1 किलो, ह्यूमिक एसिड हमने लिया है 200 ml, और मैंको जैब फंगीसाइड आता है M45 के नाम से आता है 250 ग्राम। यहां मैंने कंपनी के नाम लिख दिए हैं। 19-19 आप इफ्को का ले सकते हैं, एरीज का ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड टी स्टेन्स का स्टेनोइम के नाम से आता है, 1 लीटर की बोतल आएगी। मिलाना कितना? 1 एकड़ में 200 ml
और ये 250 ग्राम आपको फंगीसाइड लेना है। तो ये पहली जो हमारी रहेगी ड्रेंचिंग आप इसकी कर सकते हैं खुराक के तौर पे, या आप ड्रिप के साथ अगर आपको सिंचाई लगानी पड़ रही है तो आप सिंचाई के साथ भी इसको दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन में। तो ये रही हमारी 5 दिन की कार्रवाई। दूसरी, इसके एक हफ्ते बाद यानी 10 से 12 दिन पे 19-19 की जगह हम लेंगे 12-61-0। अब की बार रहेगा 2 किलो, ह्यूमिक एसिड रहेगा 200 ml। दूसरी खुराक ये रहेगी, इसको बोला जाता है माउथ फीडिंग, यानी कि शुरुआत में हमने पौधों को चलाने के लिए एक बूस्टअप दे दिया। तो ध्यान रहे ये इनिशियल स्टेज पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप करें, इससे आपकी बेल ग्रोथ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होगी 10 से 12 दिन की कार्रवाई। अब यहां से आपकी फसल जड़ पकड़ चुकी है, ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, अब आपके पौधे बेल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब सबसे जरूरी है ये आखिरी के 15 दिन, यहां आपको क्या करना है। पहले हफ्ते का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। पहले हफ्ते आपको हफ्ते में 3 बार खुराक देनी है। 19-19 मंडे से अगर मैं काउंट करूं 5 किलो मंडे को देंगे, एक दिन का गैप, फिर 5 किलो, एक दिन का गैप, फिर 5 किलो। साथ में हम ह्यूमिक एसिड लेके चल रहे हैं 200 ml 200 ml 100 ml, यानी कि एक हफ्ते में आधा लीटर हमने ह्यूमिक एसिड दे दिया और 15 किलो हमने 19-19 दे दिया। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आगे हमें 19-19 नहीं चलाना है, शुरुआत में ही चलाना है। तो यहां आप कमी ना छोड़ दे, अभी जड़ों का विकास नहीं हुआ है, आप अपना फर्टिगेशन ड्रिप के सहारे इसको हर तीसरे दिन एक दिन का गैप देके इसको आपको चलाते रहना है। दूसरे हफ्ते पे आ जाते हैं, ये 15 से 21 दिन हो गए। अब 21 से 28 दिन की बात कर लेते हैं। फिर से सेम शेड्यूल, 5 किलो 5 किलो 5 किलो और 200 ml 200 ml 100 ml, कोई बदलाव नहीं है। ये ध्यान रखें कि अगर आपके खेत की कंडीशन अलग है, मान लो आपकी बेल की ग्रोथ पहले ही ज्यादा है, तो आप इसको हफ्ते में 15 किलो ना दें, इसकी थोड़ी सी कम कर दे, 10 किलो दे दे। अगर बहुत ज्यादा बेल की ग्रोथ हो रही है तो भी हफ्ते में एक बार आपको 19-19 और ह्यूमिक एसिड देना है। ह्यूमिक एसिड का काम आपकी जड़ों की विकास करना और 19-19 का काम आपकी जड़ों से ऊपर का जो वनस्पतिक विकास है, शूट ग्रोथ करना। तो ये दोनों चीजें आप लेके चलें। ये है हमारे 30 दिन की कार्रवाई। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे खेत में फ्लावरिंग बहुत अच्छी आई है, बेल सारी स्वस्थ हैं, लेकिन फूल सारा झड़ रहा है। फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, मेल फ्लावर ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर कम आ रहे हैं। क्या मैं करूं, कैसे मैं अपनी फसल को बचाऊं? तो आपको समझना होगा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज, यानी कि ये 15 दिन जब आपकी फूल आना स्टार्ट होती है, वो दिन जिसके अंदर आपका पहला फूल आपकी फसल पे लगता है, वहां से लेके 15 दिन सबसे क्रिटिकल है। इस स्टेज में कौन सी खुराक का ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। साथियों, जैसे ही 30 दिन आपकी फसल के होते हैं, यानी कि पहला फूल आपकी फसल पे आता है, सबसे पहला काम आपको करना है डायरेक्शन टू वाइन, यानी कि अपनी बेल को एक डायरेक्शन देनी है। मान लो यहां आपको थोड़ा सा लेबर की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यहां मैंने 4840 जो हमारे प्लांट हैं, ये हमारी बेल को एक डायरेक्शन में लेटाना है। क्योंकि अगर बेल बड़ी हो गई, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, ज्यादा ब्रांच निकल गई, तो सारा खेत आपस में मिक्स हो जाएगा, आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इस लेबर लगा के पूरी बेलों को एक डायरेक्शन में पूरे खेत में कर देना है। कितने दिन पे? 30 दिन पे। बेल जब कितनी होगी आपकी? 2 से 2.5 फीट। यहां आपकी लेबर होगी। इसी टाइम लेबर से एक और कार्रवाई करवानी है आपको, क्योंकि लेबर लग रही है। जैसे ही वो बेल एक डायरेक्शन में करेगी, उसको बोलो कि बेल की जो ऊपर की टिप होती है, यानी कि जो ऊपर का मेन जो हेड होता है, यहां से उसको तोड़ देना है। इसको बोला जाता है पिंचिंग प्रोसेस। आपको समझना पड़ेगा कि हर बेल जो विकास करती है वो एक डायरेक्शन में क्यों जाती है, जो हमारा मुख्य तना क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी जो हेड, उसके टॉप टिप के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? बेल को एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करता रहता है। और खुराक लिमिटेड खुराक होती है, जैसे पौधा बढ़ना स्टार्ट हो गया उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, क्योंकि पौधे के मुंह आने पर ऑक्सिन है जो धूप से एनर्जी लेके अपनी हाइट बढ़ा रहा है। तो इस ऑक्सिन हार्मोन को जैसे ही आप बेल को ऊपर से तोड़ देते हैं,
ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब जो खुराक आएगी, जो पौधे के अंदर और बड थे और लेटरल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होंगी और फूट होंगी। अब पौधा हाइट बढ़ाने की बजाय एक पौधे पे 4 से 5 डालियां निकलना स्टार्ट होंगी। तो इसको बोला जाता है पिंचिंग प्रोसेस। यानी कि 30 दिन पे 2 काम रहेंगे लेबर के, बेल को डायरेक्शन देना और पूरे खेत की पिंचिंग करवाना। ये हम क्यों करवा रहे हैं? ताकि 4 से 5 डालियों हर पौधे के ऊपर और हर पौधे के ऊपर 7 से 8 फीमेल फ्लावर हो। अब आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी, 3G कटिंग, ये कटिंग, वो कटिंग, आप इतना दिमाग मत लगाए। इतनी सी बात समझ ले, जब हमारा एक तना चलता है, मुख्य तना चलता है, उसके ऊपर जो फूल आते हैं वो मेल फ्लावर्स ज्यादा आते हैं। मान लो अगर 5 से 6 फूल आए हुए हैं तो वो ज्यादातर 5 से 6 में से केवल 1 ही 2 आपका फीमेल फ्लावर होगा जिसपे तरबूज लगना है, बाकी सारे मेल फ्लावर हैं। और सारे मेल फ्लावर क्या होंगे? या तो झड़ जाएंगे, उन पे कोई तरबूज नहीं लगेगा, उनका काम केवल पोलिनेशन के लिए होता है। तो हमारा टारगेट है कि इन 15 दिन में हम फीमेल फ्लावर बढ़ाए, उसके लिए शुरुआत में ही हम पिंचिंग कर देंगे। अब ये हो गया। अब हमारी लेटरल ब्रांचिंग शुरू होगी, हमने ऑक्सीजन खत्म कर दिया। अब हमारा टारगेट है पोलिनेशन करवाना। पोलिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि आपके खेत में मधुमक्खी का होना जरूरी है, यानी कि हमें खेत में मधुमक्खी बुलानी है। क्रॉस पोलिनेटेड जितनी भी फसल है उनके अंदर मधुमक्खी अनिवार्य होती है, इसीलिए आप देखिए पॉली हाउस, नेट हाउस के अंदर गिनी चुनी फसलें लगाई जाती हैं। तो मधुमक्खी को कैसे लेके आए? हमारे को कोई उनकी लैंग्वेज थोड़ी आती है कि हम कहेंगे आ जा मेरे खेत में पोलिनेशन कर दे। एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड जिनके अंदर थ्रीनिया फोस, जिनके पीछे थ्रीनिया फोस लिखा होता है, आप उसका स्प्रे मत करें। चाहे आपके खेत में कोई भी रस चूस कीट आ रहा है, इन पेस्टिसाइड से अवॉइड करें, क्योंकि ये पेस्टिसाइड गैस बढ़ाते हैं और जहां खेत में इसका स्प्रे होता है वहां मधुमक्खी नहीं आती है, तो वहां पोलिनेशन भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फोस की बात करें, सारे किसान भाई जानते हैं क्लोरोपाइरीफोस। थ्रीन की बात करें, सारे भाई लैम्डा के नाम से जानते हैं। लैम्डा का पूरा नाम क्या है? लैम्डा साइहालोथ्रीन, यानी कि पीछे थ्रीन आ गया। क्लोरोपाइरीफोस, प्रोफिनोफोस जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से आती है, साइपरमेथ्रिन, ये केमिकल आपको नहीं करने हैं इन 15 दिन के लिए। कम से कम 1 हफ्ता पहले आप इनको बंद कर देना जब आपके फूल आने को। तो पोलिनेशन हो जाएगा। हनी बी को बुलाने के लिए अलग अलग फार्मर अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे आप चीनी का घोल बनाए, उसके अंदर कोई सूती कपड़ा या बोरी को भिगोकर 3 से 4 जगह पर आप ये डाल दे, ये कपड़ा या ये बोरी इसको डाल दे, क्योंकि जो शुगर के लिए मिठास के ऊपर भी आप देखिए ये मधुमक्खियां बैठती हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। और इसी दौरान आपके खेत में फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स आप लगा सकते हैं, तो वो भी स्टेज के ऊपर आप लगा सकते हैं। फड़ मक्खी ट्रैप इसको बोला जाता है, क्योंकि आगे जाके जब हमारा फ्रूट बनेगा उसके ऊपर फड़ मक्खी का अटैक होता है। तो ये आप शुरुआत से लेके चल सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर 8 से 10 ट्रैप आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने ये सारी कार्रवाई कर दी जैसे ही 30 दिन हुए। अब 30 से 45 दिन, यानी कि ये 15 दिन सर हमें कार्रवाई क्या करनी है, ज्यादा फूल कैसे आएंगे, ये तो हमने समझ लिया। उसके लिए जैसे ही पहला फूल लगेगा ये शेड्यूल आपको चला देना है। मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि ये 7 दिन, ये 6 दिन हुए हैं। क्या कार्रवाई करनी है? पहला फूल लगते ही आपको 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 250 ग्राम बोरोन, ये पहले दिन चलाना है। ड्रिप के साथ चलाना है, 1 दिन का गैप। फिर आपको स्प्रे करना है। किस चीज का स्प्रे करना है? जिंक का स्प्रे करना है। या तो आप जिंक सल्फेट आता है, ½ किलो प्रति एकड़ स्प्रे कर दें। अगर आप चिलेटेड जिंक ले रहे हैं तो आप कम से कम 250 ग्राम स्प्रे कर दें। और अगर आप ये कोई सा नहीं ले रहे तो भी आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें। चिलेटेड में जो आता है 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ये कार्रवाई रहेगी आपके तीसरे दिन। फिर 1 दिन का गैप, फिर से आपको 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 250 ग्राम बोरोन। बोरोन कौन सा लेना है? 20% में आप ले सकते हैं, सोल्यूबोर के नाम से आता है। बेसिकली पहले हफ्ते के अंदर 2 बार कैल्शियम नाइट्रेट, 2 बार 250 ग्राम बोरोन आपको देना ही देना है, क्योंकि फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए, फीमेल फ्लावर को बढ़ाने के लिए, पोलिनेशन के लिए ये न्यूट्रिएंट जरूरी है।
बोरोन ना आपने वनस्पतिक विकास में दिया था, ना आगे आप फ्रूट मैच्योरिटी में देंगे, केवल 15 दिन दे लो, इसके बाद बोरोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोरोन का काम है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। यहां भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी फसल के अंदर डेफिनेटली ना फीमेल फ्लावर सेट होंगे, और ना अगर बोरोन की कमी हो गई तो पहली बात तो फ्रूट लगेगा नहीं, क्योंकि पोलिनेशन नहीं हुआ, और लग गया तो उस फ्रूट की शेप खराब हो जाएगी, उसका साइज खराब हो जाएगा, या उसमें क्रैकिंग आ जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरे हफ्ते में क्या करना है, जो हमने 2 बार दिया था फिर से हम इसको 2 बार देंगे। अब की बार जैसे सैटरडे का गैप था, संडे का गैप, फिर मंडे को फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 250 ग्राम बोरोन, फिर से जिंक का स्प्रे, फिर से एक बार 5 किलो कैल्शियम, 250 ग्राम बोरोन, यानी कि हफ्ते में 2 बार फिर से हमने ड्रिप चलानी है और एक हफ्ते में हमें स्प्रे करना है। तो बेसिकली हमने क्या समझा, 15 दिन में 3 पोषक तत्व जो सारा रोल प्ले करेंगे, कैल्शियम, बोरोन और जिंक, इन तीनों का आपने मैनेजमेंट कर दी, हफ्ते में 2 बार चला दिया, एक बार स्प्रे कर दिया, तो फूल आपके अच्छे रहेंगे। तो भाइयों यहाँ से क्लास थोड़ी सी टेक्निकल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब चार्ट, बड़े बड़े चार्ट, बड़ी बड़ी दवाइयों की डोज, फर्टिगेशन शेड्यूल, थोड़ा सा आपको, अगर अभी तक भी आपने पेन और कॉपी नहीं ली है तो ले लो, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो इस चीज का सारा सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन आप भूल जाएंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये चीजें केवल तरबूज में ही काम आएंगी या खरबूजे की खेती में ही काम आएगी, बाकी चीजों में भी आप, चीजें तो सेम होती है ना, कि किसके साथ कौन सा मिक्स होगा, किसके साथ, बस थोड़ी सी क्वांटिटी बदल जाती है। तरबूज में ज्यादा चाहिए कैल्शियम, दूसरे में हो सकता है थोड़ा कम चाहिए, पर ड्रिप कैसे चलानी है, मैं सारी चीजों पर बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेबर हमने लगाई थी 30 दिनों की फसल पर, और 30 से 45 दिनों तक हमने शेड्यूल चलाया था। एक लेबर फिर से लगेगी आपकी जब आपकी फसल 45-50 दिनों की होगी। अब हमारे को क्या करना है, पिछली बार हमने क्या किया था, बेल को एक डायरेक्शन में किया था, उसकी पिंचिंग कर दी थी ताकि लेटरल ब्रांचेस निकले। इस बार आपको क्या करना है, फ्रूट अब जो आपके लगना स्टार्ट हो चुके हैं, छोटे मोटे जो आपको दिखने लग गए होंगे, कि जो पहले फूल थे अब फूल के अंदर कोई 2 ग्राम 5 ग्राम फूल फ्रूट भी आने स्टार्ट होंगे, फ्रूट का साइज बढ़ रहा होगा। तो आप ये देखिए पूरे खेत के अंदर एक बार घूम के, जो जो फ्रूट आपकी नीचे मिट्टी पे टच हो रहे हैं बेल के ऊपर, तो आप उनको उठा के स्टार्टिंग से ही आप मल्चिंग के ऊपर उसको रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आपका फ्रूट होता है, जब मिट्टी पे लगता है तो वहां से उसका एक स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे फल का साइज बड़ा होगा, वो सेम जगह पर फ्रूट टिका हुआ है, तो वहां जो हीट होती है जमीन के अंदर, वो हीट पौधे को अफेक्ट करती है, और वहां पौधे पे, फ्रूट पे दबा होगा, उसका रेट ठीक नहीं मिलेगा। तो पूरे खेत के अंदर जो भी फ्रूट है आपको पॉलिथीन, आपकी मल्चिंग शीट के ऊपर रखना है। दूसरा, फ्रूट थिनिंग करेंगे। अब फ्रूट थिनिंग, पहले तो हमने क्या किया, 7 से 8 फीमेल फ्लावर लगा लिए, मधुमक्खी को बुला लिया, पोलिनेशन हो गया। अब हर एक बेल के ऊपर 7 से 8 फ्रूट है, जिनका साइज एक साथ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो खुराक डालेंगे और जल्दी बढ़ेगा। अब यहाँ हमें बच्चों की संख्या कम करनी है, क्योंकि हम इतने सारे बच्चों का पेट नहीं भर सकते, हमारी फील्ड कैपेसिटी नहीं है, और सारे अगर थोड़े थोड़े साइज के रह गए तो उसका भाव नहीं मिलेगा। हमारे को कितना वेट करवाना है, एक बेल के ऊपर हमें 3 किलो का तरबूज बिठाना है, और 2 तरबूज भी बिठा लिए तो बहुत है, 7 से 8 तरबूज हम नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहां आपको क्या करना है, जो एक बेल के ऊपर आपसे 6 से 8 फ्रूट लगे हुए हैं, उसमें से जब आप फ्रूट को मल्चिंग पे रखवाएंगे, उसमें से आप आधे फ्रूट्स को तोड़ दें, यानी कि एक पौधे के हम केवल 3 से 4 रखेंगे। 3 से 4 भी क्यों रख रहे हैं, ताकि आगे अगर 1-2 फ्रूट हमारा खराब हो जाता है, फड़ मक्खी का अटैक हो जाता है, तो भी 2 फ्रूट, हेल्दी फ्रूट हमारे पौधे पर बचे। आधे कर दिए, बच्चों की संख्या आधी कर दी, खुराक चलाने से पहले आधी करी है, ध्यान रखिए 45 दिन पे ही आधी कर दी, क्योंकि जब हम खुराक चलाएंगे, शुरुआत से हमारा टारगेट है कि खुराक वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो 3 से 4 फ्रूट हम लेके चलेंगे, ये मान के चल रहे कि एक आधा खराब भी हो तो भी एवरेज 2 फ्रूट तरबूज के एक पौधे पे रखने। बोरोन को बंद कर देना है, बोरोन का काम खत्म। फूल से फल बन चुका है, अब फल का साइज बढ़ रहा है, बोरोन बंद कर दो, बोरोन का काम खत्म। टारगेट क्या है इस स्टेज पे, जो ये आखिरी के 45 दिन है, या कहूं मेजरली 4 हफ्ते, 1 महीना जो मेन है, आखिरी में तो फ्रूट मैच्योरिटी पर चला जाता है, ये 1 महीना सबसे क्रिटिकल है। इसमें हमारे को
5 ग्राम से लेके 3 किलो तक का फल साइज बढ़ाना है, कौन सी दवाई चलानी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हफ्ता शुरुआत के 7 दिन, मान के चल रहा हूं मंडे से शुरुआत हो रही है, कोई भी दिन हो, ये केवल एग्जांपल के लिए है। मंडे से सैटरडे 6 दिन का चार्ट। कैल्शियम चलाना है 5 किलो, 13045 एनपीके चलाना है 5 किलो पहले दिन। दूसरे दिन हम ड्रिप को बंद रखेंगे, फिर से चलाना है मैग्नीशियम 5 किलो, 13045 5 किलो, फिर से बंद, फिर से कैल्शियम 5 किलो, 13045 5 किलो। यानी कि हमने हफ्ते में 13045 एनपीके तीनों दिन हमने दिया है। एक दिन कैल्शियम, एक दिन मैग्नीशियम और कैल्शियम। हफ्ते में 2 बार कैल्शियम आया, 1 बार मैग्नीशियम आया, 3 बार 13045 आया। ये रहेगा शेड्यूल। अब किसान भाई सवाल पूछेंगे, सर जो ये आप ड्रिप चला रहे हो ये कितनी देर चलानी है? देखो, ड्रिप चलाने का टाइम डिपेंड करता है आपकी मिट्टी पे। मैंने आपको बता दिया, बेड में नमी मेंटेन करनी है 4 इंच की। आपकी मिट्टी में आप 1 घंटा चला रहे हो, 2 घंटा चला रहे हो, वो आपको पता होगा आपकी मिट्टी में नमी कितनी आपको मेंटेन करनी है जरूरत के हिसाब से। मेन अगर 1 घंटा आपने ड्रिप चलाई तो उसके पहले 15 मिनट छोड़ दो, आखिरी के 15 मिनट छोड़ दो। ये जो बीच के 30 मिनट है इसके अंदर आपको खुराक चलानी है। यानी कि मैंने ड्रिप ऑन कर दी, 15 मिनट तक मेरे बेड में पानी जाता रहा, मैंने वेंचुरी में दवाई घोल रखी है, 5 किलो कैल्शियम मिला रखा है, 5 किलो 13045 मिला रखा है। जैसे ही 15 मिनट हुई मैंने वेंचुरी स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, अब मैंने वेंचुरी की स्पीड इतनी रखनी है कि ये कम से कम 30 मिनट में मेरा 200 लीटर का ड्राम खाली हो। आप स्पीड अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। ज्यादा स्पीड कर दी तो ड्राम को 5 मिनट में 10 मिनट में ही भगा देगा। आप देख लो कि स्पीड जल्दी जा रही है, वेंचुरी की स्पीड स्लो कर दो, आधा घंटा के अंदर जानी चाहिए। अब आखिरी के जो 15 मिनट बचे, आपका ड्राम खत्म हो गया, फिर से आपको पानी चला देना है। यानी पानी और पानी के बीच में हमने फर्टिगेशन को मिक्स कर दिया। अगर 2 घंटे थी तो हमने फिर से 30 मिनट 30 मिनट, बीच के 1 घंटे में ड्राम खाली होना चाहिए, स्पीड और कम कर देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से चलाएं। पूरे 1 हफ्ते के अंदर आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लगभग 15 दिन में 1 बार आपको स्प्रे लेना है। अब सवाल करेंगे जी कैल्शियम कौन सी कंपनी का लेना है, मैग्नीशियम कौन सी कंपनी का लेना है, 13045 कौन सी का? अच्छा, मैं ये बताना भूल ही गया कि ये जो भी हम ले रहे हैं ये फर्टिलाइजर नॉर्मल वाले नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है जो ड्रिप में चलते हैं। कौन बनाती है कंपनी? आईसीएल कंपनी के अच्छी क्वालिटी के हैं, एरिज कंपनी के अच्छी के हैं। सिंपल बता देता हूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको आईसीएल, कैल्शियम और 13045 एनपीके आपको आईसीएल का लेना है, मैग्नीशियम आपको एरिज कंपनी का लेना है। मैग्नीशियम एरिज का क्यों लेना है? मैंने खुद यूज किया है, खीरे के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नीशियम एरिज कंपनी का आता है। और ये दोनों आप आईसीएल कंपनी के वाटर सोल्यूबल आपको लेके आने हैं। लाने कितने हैं? 25 किलो का बैग आता है। 25 किलो के बैग लिया हो कैल्शियम के, 25 किलो का बैग लिया हो मैग्नीशियम के, 25 किलो का बैग लिया हो आईसीएल का, ये जो 13045 है। और आगे जाके मैं बताऊंगा 25 किलो का बैग आपको 0050 का भी लेके आना होगा। यानी कि ये 4 चीजों के बड़ी पैकिंग आपको लेके आनी है। ये 1-1 2-2 किलो लेने से काम नहीं चलेगा कि मैंने मेरे लोकल में इफको कंपनी का मैं 0050 ले आया हूं, 5 पैकेट लेके आ रहा हूं, तो वहां आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। खर्चा कम कब होगा? जब हम बड़ी पैकिंग खरीद देंगे, यानी कि 25 किलो की। तो ये हो गया, तो पहले हफ्ते का शेड्यूल हो गया। दूसरे हफ्ते, अब की बार हफ्ते में 2 बार मैग्नीशियम चलेगा, 1 बार कैल्शियम चलेगा, 13045 फिर भी 3 बार चलेगा। ये हम क्यों चला रहे? क्योंकि फ्रूट के साइज में कैल्शियम, मैग्नीशियम और 13045 में क्या है? पोटाश है। 45% पोटाश, 13% नाइट्रोजन। क्योंकि अभी भी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि फसल को हरा भरा रखना है, क्लोरोफिल बनाना है, उसकी फोटोसिंथेसिस अच्छे से करनी है, इसलिए 13045 हम चला रहे हैं। तो 2 हफ्ते का शेड्यूल हो गया। अगले 2 हफ्ते शेड्यूल कॉपी पेस्ट है, बस एक बदलाव आपको करना है। पहले हम 13045 के साथ कैल्शियम चला रहे थे और फिर से 13045 के साथ मैग्नीशियम चला रहे थे। इस बार जब आप मैग्नीशियम चलाएंगे तो आप 13045 की बजाय 0050 का इस्तेमाल करेंगे। अब फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, हमने नाइट्रोजन कम करना स्टार्ट कर दिया।
पहले हफ्ते में नाइट्रोजन कितनी बार गया? 3 बार। अब की बार गया 2 बार, और एक बार हमने 0050 चला दिया, यानी कि नाइट्रोजन कम कर दिया, पोटाश बढ़ा दिया। उससे अगले हफ्ते नाइट्रोजन एक बार गया, 0050 2 बार गया, यानी कि नाइट्रोजन बिल्कुल कम कर दिया। कॉम्बिनेशन क्या रखना है? 13045 का कैल्शियम के साथ, 0050 का मैग्नीशियम के साथ। क्यों है ये कॉम्बिनेशन? कैल्शियम का पूरा नाम होता है कैल्शियम नाइट्रेट, 13045 का पूरा नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। दोनों नाइट्रेट है, नाइट्रेट नाइट्रेट जब भी आपस में चलेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी और रिजल्ट अच्छा आएगा। ये क्यों चला रहा हूं मैं? साथ में मैग्नीशियम का पूरा नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट, 0050 का पूरा नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट सल्फेट एक साथ चलेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा और मिक्सिंग होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली मैंने ये 4 हफ्तों का शेड्यूल आपको दे दिया, जब फ्रूट के अंदर मैच्योरिटी में किस किस की चीज की जरूरत है? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटाश की और नाइट्रोजन की। ये 4 चीजें काम करती है फ्रूट का साइज बढ़ाने में। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमारे बीएससी एग्रीकल्चर में बोला जाता है, जब हमारे को पढ़ाया जाता है ईटीएल लेवल। इससे ऊपर कोई बीमारी या पेस्ट हो जाता है तो फिर वो इकोनॉमिक डैमेज करने का पोटेंशियल रखती है। वो स्टेज ना पहुंचे उसके लिए मैंने ये पूरा स्प्रे शेड्यूल आपके लिए तैयार किया है। अब मैंने तरबूज लगा दिया, शुरुआत के 15 दिन मान के चलते हैं कि इस समय मैं कौन सी दवाई करूं, किस दवाई की ड्रेंचिंग करूं, किसका स्प्रे करूं, मेरे खेत में बीमारी ना आए। तो मैं आपको बता देता हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कई बार एक गड़बड़ होती है कि हम शुरुआत में ही ज्यादा सावधानी के चक्कर में स्प्रे लेके चलते हैं। ये फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया, बीमारी आने ही नहीं देंगे, हम तो टाइम से चलेंगे इस बार। कई बार ये जो केमिकल स्प्रे हम करते हैं इससे हमारे पत्ते रफ हो जाते हैं, और एक बार पत्ते रफ हो गए तो उसके बाद फसल अच्छी ग्रोथ नहीं करती है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि शुरुआती दिनों में अगर जरूरत नहीं है तो आप केमिकल स्प्रे की तरफ मत जाओ, पत्ते रफ हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप करोगे, कहीं कहीं पत्तों की किनारियों पे बर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी, पत्तों पे जख्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, पत्ते टाइट हो जाएंगे। वो कोमल जो शुरुआत में बेल चलती है वो कोमलपन उसका खत्म हो जाता है, जहां ऑर्गेनिक फसलों के अंदर वो देखने को मिलता है। तो हम स्प्रे नहीं करेंगे अगर हमारे को दिक्कत नहीं आ रही है। हम टाइम टाइम पे मॉनिटरिंग करेंगे। अगर कुछ दिक्कत दिखी तो मैंने पूरे चार्ट आपको लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारी दवाइयां स्प्रे कर दे, ऐसा नहीं है। कंडीशन के हिसाब से क्या दिक्कत है उसको पहचानना कैसे है, उसके हिसाब से मैंने स्प्रे तैयार किया है। शुरुआत में सकिंग पेस्ट क्या होते हैं? हिंदी भाषा में इसको रस चूसक कीट बोला जाता है। बेसिकली एफिड, जैसिड, माहू, चेपा, तेला, देसी भाषा में एक सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, थ्रिप्स जिसको चुरडा रोग बोलते हैं। थ्रिप्स सकिंग पेस्ट में नहीं आता है। ये जो मैंने 4 बताए, एफिड, जैसिड, ओपर और व्हाइट फ्लाई, ये वो कीट है जो पत्तों के अंदर से रस चूसते हैं और वहां पे जख्म हो जाते हैं। जहां से रस चूसते हैं वहां पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ब्लैक कलर का एक गम सा मटेरियल क्रिएट हो जाता है। उस गम के ऊपर, उस जख्म के ऊपर फंगस का अटैक होता है, तो धीरे धीरे आपकी बेल काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, उसपे फंगल ग्रोथ हो जाती है। तो ये दिक्कत ना आए, सबसे बेस्ट चीज है नीम ऑयल, नीम तेल। 10,000 ppm का आता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले, इसमें कोई नहीं है। डोज आपको कितनी रखनी है? 1.5 ml प्रति लीटर, 1 से 2 ml तक आप डोज को ले जा सकते हैं। तो ये स्प्रे आप करते रहें, 15 दिन में भी एक बार करें। हर स्टेज के ऊपर कर सकते हैं, फूल आ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, फ्रूटिंग पे भी कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, फल छेदक मक्खी। फ्रूट फ्लाई कैसे अटैक करती है? पहले उसकी तितली आती है आपके खेत में, तितली डंक मारती है फल के अंदर, उसके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। अंडे जब फूटते हैं उसके अंदर से लार्वा निकलता है, सुंडी निकलती है बहुत छोटी, वो फल को अंदर से खाना कर देती है। पूरा फल आपका अंदर से सड़ जाता है, गल जाता है। अगर आपने नीम तेल का स्प्रे किया होता तो पूरी फसल के ऊपर कड़वापन होता। तितली आपके खेत में आती है, उसको लगता है कि भाई यहाँ मेरे बच्चों के जन्म के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो वो आपका छोड़ के दूसरे खेत में अपने अंडे दे देती है। तो ये सावधानी रहती है नीम तेल का। तो आप किसी गहरे रेड ट्रायंगल वाले इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करके, दिक्कत नहीं है तो आप नीम तेल का स्प्रे करें, दैट्स इट।
अब एक दिक्कत आती है, आपने देखने को मिला होगा लीफ माइनर, यानी कि आपके पत्तों के अंदर सांप जैसी धारियां बनी हुई है। पत्ते के अंदर कोई कीट है जो पत्तों की नसों के अंदर से घूमता है, पूरे पत्तों पर धारियां बना देता है, उसको बोला जाता है लीफ माइनर। तरबूज के अंदर भी इसका ज्यादा प्रकोप होता है। जब आपका पत्ता का जो पूरा क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाता है क्योंकि कोई इंसेक्ट उसके अंदर से घूमता है, तो आपकी फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है, क्योंकि उसी एक पत्ते के एरिया में से पौधे को खाना बनाना है। उसका आधा एरिया पे सफेद धब्बे हैं क्योंकि इस कीट ने खा दिया, तो फोटोसिंथेसिस 50% कम होगी। इसको रोकने की क्या विधि है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, जिसके रिजल्ट है वो बता रहा हूं, आप वही कर देना। 2 दवाई है बस। एक सिजेंटा कंपनी की अलीका आती है, 15 ml प्रति टैंक। टैंक कितना ले रहे हैं हम, 15 से 20 लीटर का टैंक, जो 16 लीटर की टंकी आती है वो मान रहा हूं मैं यहाँ पे। या तो आप ये कर देना, इसके अंदर मैथ्रीन ग्रुप का टेक्निकल है और साथ में थायोमिथोक्सैम है, ये कंट्रोल कर देगी। या फिर एबासिन के नाम से दवाई आती है जिसके अंदर टेक्निकल एबामेसिन होता है, ये भी आप सेम डोज है, इनमें से कोई एक दवाई। साथ में हम एक स्टिकर जिसको गोंद चिपको आप किसी भी नाम से जानते हो, एक टंकी के अंदर 5 ml ही आपको मिलाना है, ये स्प्रे आप करें, लीफ माइनर कंट्रोल हो जाएगा। कुछ फसलों के अंदर हमारे पत्ते, किसान जाता है खेत में कि मेरे पत्ते खा रखे हैं, बीच बीच में पूरा घेरा पत्ते खा रखे हैं, छेद उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसको बोला जाता है कैटरपिलर। यानी कि आपके खेत में जैसे तंबाकू का कीड़ा होता है, कपास में एक गुलाबी सुंडी आती है, तो कोई ना कोई सुंडी आप देखिए हरे कलर की या किसी दूसरे कलर की आपके पत्तों पर मिलेगी, जो पत्तों को खाती है चबा चबा के। सकिंग पेस्ट कैसे खाते हैं, चूस के। कैटरपिलर कैसे खाती है, पत्तों को चबा के। तो यहां आपको स्प्रे करना है इमामेक्टिन बेंजोएट, कोई दूसरी दवाई की जरूरत नहीं। क्रिस्टल कंपनी की प्रोक्लेम के नाम से आता है एक प्रोडक्ट। डोज कितनी है, 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। रस चूसक कीट मैंने आपको बता दिए थे, एफिड जैसिड। अगर कोई भी रस चूसक कीट है, नीम ऑयल से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पत्तों पे सफेद हरे हरे कलर के माऊ घूम रहे हैं, थ्रिप्स हो रखा है या तेला हो रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक्टारा दवाई, थायामिथोक्सैम होता है इसके अंदर, 25% में आती है, भुजिया टाइप होती है, मतलब कि दानेदार भुजिया सी होती है। 10 ग्राम प्रति टंकी में मिला के स्प्रे कर देना। ये लिक्विड में भी आती है, वो आपको स्प्रे नहीं करनी है थायोमिथोक्सैम, क्योंकि लिक्विड वाली बीज उपचार के लिए मानी जाती है, तो आपको ये दानेदार लेनी है स्प्रे में। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, 3 टेक्निकल मैं बता रहा हूं। या तो आप थायोमिथोक्सैम ले सकते हैं, कॉन्फिडोर एक दवाई आती है बायर की जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL होती है, वो ले सकते हैं। तीसरी दवाई एसिटामेप्रिड, जो स्पेशली सफेद मक्खी पर काम करती है, मैंने लिखी भी होगी। व्हाइट फ्लाई के अंदर अगर मॉडरेट कम अटैक है तो आप एसिटामेप्रिड 8 से 10 ग्राम प्रति टैंक, आप टाटा कंपनी की मानिक के नाम से आती है। सफेद मक्खी पे, सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो चुका है, आप पत्ते नीचे से देख रहे हैं तो बहुत सारी सफेद मक्खी उड़ रही है। एसिटामेप्रिड से आपको लगता नहीं कंट्रोल होगी, थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल उलाला पे चले जाए आप, धनुका कंपनी की आती है। डोज कितनी है, 80 ग्राम प्रति एकड़, 1 एकड़ में 80 ग्राम लगती है। अगर आप टंकी के हिसाब से जानना चाहते हैं तो 15 लीटर के टैंक में 8 ग्राम आपको मिला के स्प्रे करनी है। तो बेसिकली मैंने सब कुछ बता दिया आपको यहाँ पे। सफेद मक्खी के लिए, रस चूसक कीटों के लिए टेक्निकल ऑर्गेनिक में भी बता दिया और केमिकल में भी। लीफ माइनर के लिए मैंने 2 टेक्निकल बताए। अब आती है फ्रूट फ्लाई, फल छेदक मक्खी, ये बड़ा खतरनाक है, ये इसका अटैक आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसका यही एक प्रैक्टिस है कि आप फ्रूट फ्लाई के ट्रैप आते हैं तो 8 से 10 ट्रैप आपको लगाने हैं। अब लगाने की हाइट कितनी होनी चाहिए, कुछ किसान भाई मान लो यहां तक लगा देते हैं, उसका फायदा नहीं है। एक आपको स्टिक लगानी है, जमीन में लगानी है, और जितनी आपकी बेल की हाइट है उसी हाइट पे आपको ये डब्बा लगाना है। 8 से 10 डब्बे आपको ये लगाने हैं। साथ में आपको पूरे खेत में स्टिकी ट्रैप लगाने हैं, ये मैं बताना भूल गया। जैसे ही फूल अवस्था आती है आपको 1 एकड़ के अंदर स्टिकी ट्रैप 2 कलर के अंदर आते हैं, एक एक येलो कलर में आते हैं और एक ब्लू कलर में आते हैं। 10 आपको लगाने हैं ब्लू कलर वाले और 40 के करीब आपको लगाने हैं येलो कलर के स्टिकी ट्रैप, यानी कि 50 स्टिकी ट्रैप, 8 से 10 फ्रूट फ्लाई के आपको ये
बॉक्स लगाने हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं। आप केवल केमिकल से सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम क्या है, ऐसे कुछ फिजिकल पैरामीटर का भी यूज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे, और सबसे जरूरी ऑर्गेनिक का भी यूज करेंगे, और ऑर्गेनिक का ज्यादा ध्यान रखेंगे। केमिकल से हमारे पत्ते रफ होते हैं, पत्तों पे बर्निंग आती है, तो वो चीजें हम कम लेके चलेंगे। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं डिसीज की। सबसे घातक बीमारी ठंड के समय सारी फसलों पर लगभग अटैक कर देती है, पाउडरी मिल्ड्यू। नाम से ही पता चल रहा है, पाउडर, फसल के ऊपर सफेद पाउडर जैसे धब्बे देखने को मिल रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। एक फंगस है ये पाउडरी मिल्ड्यू, ईडीएम, ईडीएम नाम है इसका, स्पीसीज इसकी OIDIUM, ईडीएम स्पीसीज की होती है। कंट्रोल करने के 3 तरीके बताऊंगा मैं। सबसे पहले मार्केट में सल्फर, जो दानेदार सल्फर आता है 80% WDG, वेटेबल डिस्पर्सल ग्रेनुअल्स की फॉर्म में जो आता है, इसकी डोज आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का पानी मिला के स्प्रे कर दे। अगर 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 250-300 ग्राम सल्फर मिलाओ, 1 एकड़ में स्प्रे कर दो। फसल को हरा भरा भी करेगा और पाउडरी मिल्ड्यू पर कंट्रोल भी फसल को देता है। अब सल्फर का स्प्रे में एक बात जरूर ध्यान रखना, नेचर में गर्म होता है, अगर आपने धूप के टाइम में दिन में इसका स्प्रे किया तो हो सकता है फसल पर स्कॉर्चिंग आ जाए, जलने के निशान हो। तो इसलिए सल्फर का स्प्रे आप या तो शाम को करो या अर्ली मॉर्निंग, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है उस टाइम आपको स्प्रे करना है। पाउडरी मिल्ड्यू पर टेक्निकल काम करता है हेक्साकोनाजोल। 2 टाइप के फंगीसाइड आते हैं, एक होता है जिसके अंदर केवल एक केमिकल होता है, जैसे कि हेक्साकोनाजोल टाटा कंपनी का एपिक के नाम से आता है, इसमें केवल हेक्साकोनाजोल है। 250 ml प्रति एकड़ के आप स्प्रे करें, साथ में एक स्टिकर चिप को मिला ले, 5 ml या फिर 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, 5 ml एक टंकी के हिसाब से, तो आपको पाउडरी मिल्ड्यू पर कंट्रोल देखने को मिलेगा। कुछ टेक्निकल ऐसे आते हैं जिसमें एक से ज्यादा मिक्स होते हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई फंगीसाइड मिल रहा है जिसमें हेक्साकोनाजोल भी है या कोई दूसरे जोल ग्रुप का है, जैसे प्रोपिकोनाजोल, क्रिस्टल कंपनी की टिल्ट के नाम से दवाई आती है जिसके पीछे भी जोल लिखा है, जैसे डाइफेनकोनाजोल, सिजेंटा का एमिस्टार्टोप आता है, ये सारे जोल ग्रुप के टेक्निकल या अकेले हैं या किसी और के साथ मिक्स है, ये सारी दवाई पाउडरी मिल्ड्यू पर काम करेगी। तो आप ये चीजें ध्यान रख के दवाई खरीदते समय ध्यान रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना तो नया टेक्निकल, पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आई हुई है तो एक नया टेक्निकल आया है सिफ्लूफिनामाइड 5%, धनुका कंपनी का निसोडियम के नाम से प्रोडक्ट है, 200 ml इसकी डोज है 1 एकड़ के अंदर। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू पर काम करता है। तो मैंने 3 विधि बताई। ठंड का समय है, आप वैसे भी अगर पाउडरी मिल्ड्यू नहीं है, थोड़ी बहुत है, आप सल्फर के से ही कंट्रोल हो जाएगी। थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते तो हेक्साकोनाजोल ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 250 ml मिला के ये स्प्रे कर दो। ज्यादा आई हुई है तो आप धनुका की निसोडियम ले लो। तीनों स्टेज के हिसाब से, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के हिसाब से मैंने आपको कंट्रोल बता दिया। दूसरी जो बड़ी दिक्कत आती है CMV, यानी कि कुकुम्बर मोजैक वायरस। अब तरबूज के अंदर भी वायरस आता है जिसको कुकुम्बर मोजैक वायरस कहते हैं। जितनी भी बेल वर्गीय कुकुरबिटेसी फैमिली की फसल है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, तरककड़ी होगी, इन सारी फसलों के अंदर ये सेम वायरस आता है। इसका नाम कुकुम्बर मोजैक वायरस है। अब ये वायरस क्या होगा कि पूरी पत्ते के अंदर, ये एक बार पौधे में आ गया तो ये फैल जाता है। वायरस की खूबसूरती कह लो या ये खराब जो आदत है, ये फैलता बहुत बड़ी जल्दी है। तो वायरस आ गया तो जिस पौधे के अंदर आप उखाड़ो, खेत से बाहर जाने दो। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आ जाता है तो कैसे आप रोक सकते हैं, कैसे आप उसको फैलने से रोक सकते हैं, कैसे जिस बेल के ऊपर आया है उसको वापिस से थोड़ी बहुत हरी भरी कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा पौधा स्ट्रेस में है क्योंकि वायरस है। किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, विंटर इंजरी का भी स्ट्रेस होता है, समर हीट का भी स्ट्रेस होता है, या वायरस का भी स्ट्रेस होता है। तो एक स्ट्रेस बूस्टर हमें चाहिए, जिसके लिए टी स्टेन्स कंपनी का प्रोडक्ट आता है ग्रीन मिरेकल। मिलाना कितना है, 1 टंकी के अंदर 30 ml मिलाना है, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 300 ml। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें वायरस के केस में देना है, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट लेंगे, डोज सेम रहेगी 1.5 ml प्रति लीटर। साथ में वायरस फैलता क्यों है, तो जो तरबूज का और जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली का वायरस है उसका वेक्टर होता है एफिड, यानी कि
जिसको माऊ कहते हैं। अगर आपके खेत में एफिड आ रहा है, माऊ आ चुका है, तो अगली स्टेज होगी आपके खेत में वायरस का अटैक होगा। क्योंकि वायरस खुद से नहीं फैलता, ना हवा से फैलता, ना पानी से फैलता है। एक रस चूसक कीट माहू एफिड एक वायरस वाले पौधे पे बैठता है, वहां से रस चूसता है, फिर एक स्वस्थ पौधे से पे बैठता है, वहां से रस चूसता है और आपका वायरस फैला देता है। तो खेत में एफिड को रोक लो, वायरस खुद रुक जाएगा। तो तीसरी चीज हमने कॉन्फिडोर दवाई मिलाई है 17.8% SL। इसकी जगह आप एक्टारा भी मिला सकते हैं, रस चूसक कीट पे वो भी काम करता है। तो ये वायरस को कंट्रोल करने का फॉर्मूला बताया, ये कुछ नई चीज है जो हमने आपको बताई है। तीसरी आती है एक डिसीज एंथ्राकनोज या अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। ये भी तरबूज में ज्यादा देखने को मिलती है। पूरी बेल के ऊपर भूरे कलर के धब्बे होंगे, पत्ते के ऊपर हर जगह भूरे भूरे कलर के गोल गोल धब्बे हो जाएंगे। फंगस आ चुकी है, फोटोसिंथेसिस रोक देगी, ट्रांसपिरेशन रोक देगी। जितनी खुराक आप दे रहे हैं उतना पौधा पानी नहीं उड़ा पा रहा है, ट्रांसपिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो नीचे खुराक एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी, किसी काम की नहीं है। पहले बीमारी रोकना है, तब पौधा खाद उठाएगा। पौधा बीमारी आती स्ट्रेस में जाता है, खुद को हील करने में एनर्जी वेस्ट होती है। तो पहले इसको ठीक करो। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कॉस्टली प्रोडक्ट बताऊंगा। एमी स्टार टॉप सिजेंटा कंपनी की आती है, आपको ये स्प्रे करनी होगी। क्योंकि यहां मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क लें, क्योंकि ये बीमारी अगर फैली तो कंट्रोल नहीं होगी। 25 ml पर लीटर के हिसाब से, लीटर लिख दिया मैंने, यहाँ करेक्ट करे किसान भाइयों, 25 ml प्रति टैंक। एक टंकी में 25 ml मिलानी है, 1 एकड़ में 250 ml डोज है, कहीं लीटर के हिसाब से ना कर देना। ये नहीं मिल रही है तो आप कस्टोडिया भी ले सकते हैं। इसमें टेबुकोनाजोल होता है। ब्लास्ट की जितनी भी डिसीज होती है, यानी कि जिसपे पूरा पत्ता जड़ जाता है, किनारी से जड़ता हुआ आता है किसी भी फसल में, वहां टेबुकोनाजोल काम करता है। तो कस्टोडिया ब्लास्ट में भी आपका चलता है। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं गमोसिस डिसीज के बारे में। ये आपने नोट किया होगा, जब हमारी फ्रूटिंग मैच्योरिटी स्टेज होती है, जब हमारी फ्रूट का साइज बढ़ रहा होता है, तब हमारी तने के अंदर एक डिसीज देखने को मिलती है कि फसल का तना फटना स्टार्ट हो जाता है। और जहां से वो तना फटता है वहां से एक चिपचिपा पदार्थ, गमी मटेरियल निकलता है। उस गमी मटेरियल के लिए इसका नाम दिया गया गमोसिस डिसीज। ये एक फंगस डिसीज है, जहां गम निकलती है, उसी गम के अंदर फंगस का अटैक होता है। और ये फंगस कौन सी है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, ये फंगस का नाम है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। फ्रूट मैच्योरिटी पे मैंने शेड्यूल दे दिया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो टाइम टाइम पर चलाओगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। कैल्शियम की कमी में बीमारी फैलती है। दूसरा, अगर आ चुकी है, तना फट चुका है, मैं किससे पूछूं? डॉक्टर के पास फोन कर रहा हूं, फोटो भेज रहा हूं, कोई करने की जरूरत नहीं है। सिजेंटा की रिडोमिल गोल्ड के नाम से दवाई आती है, दवाई मंगवाओ, 40 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से घोल बनाओ, खेत के अंदर स्प्रे कर दो, कंट्रोल हो जाएगी। कैल्शियम नहीं दिया है तो कैल्शियम ड्रिप में छोड़ दो, कंट्रोल हो जाएगी। तो बेसिकली गमोसिस बात कर ली। अब बात कर लेते हैं, मैंने सारी चीजों पर चर्चा कर ली, लेकिन ये स्टार क्यों लगा रखा है मैंने? ये है विल्टिंग डिसीज। तरबूज के अंदर सबसे घातक बीमारी है विल्ट रोग। मैंने पहले भी आपको बताया था, तरबूज में 2 स्टेज पर आती है, शुरुआत के हफ्ता 10 दिन, और अगर वहां नहीं आई तो ये फिर जो 45 से 50 दिन, इन दिनों के अंदर फूल भी चल रहा होता है और फ्रूट भी कहीं कहीं 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम का तरबूज भी सेट हो लेता है। तो यहां आती है विल्ट। कल तक आपका पूरा खेत ठीक था, किसी पौधे में बीमारी नहीं थी, एकदम से पूरा पौधा सूखा मिला, अगले दिन पूरा खेत मुरझा रहा है। ये क्या है? विल्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी खुराक दे रहे हैं, उसके अंदर एनपीके चला रहे हैं, वो जड़ खींचने वाला मैकेनिज्म ही ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए बीमारी घातक है। कंट्रोल कैसे किया जाता है? 2 विधि है। अगर आपकी जड़ों में आपको लग रहा है कि फंगस आ रही है, तो जड़ों की हाइट बढ़ानी है। जड़ों की जैसी हाइट कर देंगे, नई वाइट रूट को डेवलप करेंगे। ये एक लिमिटेड डेप्थ तक ये इस फंगस का अटैक होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम का। तो हम कोशिश करेंगे कि जड़ों का विकास ज्यादा से ज्यादा हो, रूट सिस्टम बड़ा हो, ताकि नीचे वाली जड़ें खुराक खींचती रहे। उसके लिए क्या करना है? एक तो जो जड़ों पे इस पे टेक्निकल देखा जाता है, ऑर्गेनिक अकेली ऐसी बीमारी है, ट्राइकोडर्मा आता है। शुरुआत में पहले पानी पे भी हमने चलाया था।
45-50 दिन पे बीमारी हो ना हो 1 किलो आपको चला देना है, कोई सवाल नहीं। ह्यूमिक एसिड आधा लीटर आपको चला देना है, जड़ों का विकास करवा देना है, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। अगर जड़ें ठीक है, पत्तों के ऊपर से फिर भी बेल सूख रही है, पत्तों पे बीमारी है, पत्तों पे विल्ट आया हुआ है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है, नए टेक्निकल आपको यूज करने होंगे। सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप, बायर कंपनी की नेटिवो। नेटिवो की डोज 12 ग्राम प्रति टैंक आप लेके चलें, और एमिस्टार की डोज इससे डबल है, 25 ml प्रति टैंक आप लेके चलें। तो ये विल्टिंग डिसीज आपको ध्यान रख के चलनी है। तो आई होप स्प्रे शेड्यूल, डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियरली। शायद इतनी डिटेल में आपको किसी फसल के ऊपर नहीं मिली होगी अभी तक जानकारी। कुछ किसान भाइयों ने तरबूज की फसल ऐसे भी होंगे कि लगा दी होगी, ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था नहीं होगी, तो उनके लिए भी थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि शुरुआत में फसल का विकास स्टेज के हिसाब से आप क्या क्या सावधानियां लेके चल सकते हैं। 10 से 15 दिन की जब आपकी फसल होगी तो उस टाइम आप एक 19-19 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये स्प्रे आपको करना है फसल की छोटी की स्टेज के ऊपर, जब हम माउथ फीडिंग इसकी स्प्रे से कर सकते हैं। फ्लावरिंग अवस्था है 30 से 45 दिन है, इस टाइम कौन सा स्प्रे ले सकते हैं? ह्यूमिक एसिड जो हम ड्रिप में चलाते हैं, आप उसको 3 ml प्रति लीटर इसका स्प्रे करें। 1261 इफको कंपनी का आता है और सारी कंपनी का आता है। ये फूल बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर बढ़ाता है। साथ में हमने इसाबियोन लिया है, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, फ्लावरिंग इनिशिएट करने में ग्रोथ रेगुलेटर का रोल होता है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसाबियोन ले लेना है। 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एनपीके 1261 और ह्यूमिक एसिड, ये हमारा स्प्रे है फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, फीमेल फ्लावर को बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज जो हमारी रहेगी वो है 55 दिन की फसल हो चुकी है, यानी कि अब फल का साइज बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप 13-045 जो एनपीके हम ड्रिप में चलाते हैं उसका 1 किलो प्रति एकड़ से स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप मिलाना चाहे कोई फंगस की दिक्कत तो हेक्साकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ के साथ आप मिला के इसके साथ आप मिला सकते हैं। 65 दिन की फसल जब फ्रूट के अंदर साइज बढ़ाना है, फ्रूट के अंदर स्वीटनेस बढ़ानी है, फ्रूट लाल कलर का कलर करना है, तो अब हम नाइट्रोजन को भी निकाल देंगे। केवल 0050 यानी कि पोटेशियम सल्फेट हर फसल के अंदर फ्रूट मैच्योरिटी पर जब जाता है उसमें मिठास लाने का काम, साइज बढ़ाने का काम 72 घंटे के अंदर। अगर आप ड्रिप चलाते हैं तो पता होगा, आज मैंने 0050 ड्रिप के अंदर 5 किलो चलाया, आज मेरी तुड़ाई हुई थी, सीधा 72 घंटे के अंदर साइज दोबारा से बड़ा मिलता है। तो ये खीरे के अंदर भी यूज होता है, सारी बेल वर्गियों के अंदर इसका रिजल्ट है। 1.5 किलो का आप स्प्रे करें प्रति एकड़, 100 लीटर पानी में मिला ले, 1.5 किलो स्प्रे करें। तो ये पूरा उन किसानों के लिए स्प्रे दे दिया मैंने जिनके यहाँ ड्रिप नहीं है, तो वो कैसे स्प्रे से पूर्ति कर सकते हैं। फ्रूट क्रैकिंग, अब आखिरी समस्या रहेगी कि फल फट जाता है, फल की शेप खराब हो जाती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। एक तो फ्लावरिंग स्टेज के 15 दिन में बोरोन आपको पूरा देना है, जितना मैंने बताया था बोरोन की कमी नहीं होनी चाहिए। 250-250 ग्राम हफ्ते में 3 बार जो मैंने बताया था, 2 हफ्ते तक बोरोन आपको चलाना है। दूसरा, फ्रूट क्रैकिंग की अगर आपको दिक्कत ना हो तो 3 तरीके से दिक्कत हो सकती है। पहला है ह्यूमन एरर। कई बार फ्रूट क्रैकिंग केवल कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी से नहीं होता। आमतौर पर यह माना जाता है कि फ्रूट फटा है मतलब कैल्शियम की कमी होगी, बोरोन की होगी, वो भी एक मेजर रीजन है। लेकिन अगर आप ये सारा शेड्यूल जो मैंने बताया था फर्टिगेशन का, कैल्शियम, मैग्नीशियम और 13-045 का, अगर वो आपने चलाया है तो वो दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपने ह्यूमन एरर से आप कैसे फ्रूट फटते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। आपका फसल के अंदर आप इस बात को गांठ बांध लो कि फसल एक तरीके से चलती है तो उसी तरीके से आपको भी चलना होगा। फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज पे जो मैंने फर्टिगेशन शेड्यूल बनाया है उसमें केवल दवाई का आपको ध्यान नहीं रखना है, जितना पानी आप चला रहे हैं वो पानी भी ध्यान रखना जरूरी है। मान लो आपके खेत में थोड़ी सी दोमट मिट्टी है,
आप 2 घंटे की ड्रिप इरिगेशन करते हैं, 2 घंटे तक पानी चलाते हैं, उसी 2 घंटे के आखिरी 1 घंटे में आप खुराक चलाते हैं, यानी 15 मिनट आखिरी के आप पानी, 15 मिनट आखिरी के 1 घंटे के शुरू में पानी, और बीच में आपने आधा घंटा अपनी खुराक चलाते हैं। तो ये शेड्यूल है। अब कई दिनों से आपने बीच में पानी आपका 1-2 दिन मिस हो गया, बेड में नमी, सूखापन ज्यादा आ गया, अब आपको पानी लगाना है। अब आप क्या करते हैं कि मैं सोचता हूं कि भाई अब थोड़ा सा ज्यादा पानी दे देता हूं, पहले 2 घंटे चलाता था, अब 3 घंटे चला देता हूं, अब 4 घंटे चला देता हूं, नमी बढ़ा देता हूं। तो भाई यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपने गलती करी, आपने स्टेज मिस करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फ्रूट को आदत हो चुकी है एक हिसाब से खुराक लेने की, वो अपने तरीके से चल रहा है कि मुझे इतना ही पानी चाहिए, इतनी खुराक चाहिए। अब आप ज्यादा पानी देते हैं तो आप केवल ज्यादा पानी नहीं दे रहे हैं, उस पानी के अंदर जितनी खुराक घोलने की शक्ति होगी वो सारी की सारी खुराक जो आपकी बेड में है उसको मौजूद कर लेगा। पहले 2 घंटे का पानी, मतलब कि जितना लीटर पानी था, अब 4 घंटे होगा तो डबल पानी हो गया, तो डबल खुराक होगी। पौधा वैसे ही पैसा बैठा था, वो सारी खुराक खींच लेगा। जो साइज धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन में बढ़ना चाहिए था वो एकदम बढ़ जाएगा। अब किसी भी फ्रूट का एकदम साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रूट फट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पानी का शेड्यूल आपने बना दिया, जितना भी आपने बनाया है, अगर नमी ज्यादा है बेड के अंदर, अब आपको पानी कम करना है, आप सोच रहे कि मैं 1 घंटे चलाता था अब तो मेरे को कम करना है, तो उसको कम करने की विधि क्या रहेगी, आज 1 घंटा था, अगले दिन का गैप, उससे अगले दिन मैं 50 मिनट कर दूंगा, फिर 1 दिन का गैप, उससे अगले दिन मैं 40 मिनट कर दूंगा, फिर 1 दिन का गैप मैं 30 मिनट कर दूंगा। 10-10 मिनट करके कम करना है, ताकि पानी कम होगा, पौधा धीरे से थोड़ी सी खुराक कम खाएगा, उसको अफेक्ट नहीं होगा। मेरे बेड में नमी कम है, मेरे को पानी बढ़ाना है, क्या मैं सीधा 1 से 2 घंटे कर दूं, नहीं करना है, 10-10 मिनट बढ़ाना है। आज मैं 2 घंटे चलाता था, अगले दिन मैं 1 दिन का गैप देके 2 घंटे 10 मिनट कर दूंगा। यानी कि ग्रेजुअली जो सिस्टम आप बना के चल रहे हैं उसको तरीके से कम या ज्यादा करना है, तब भी फ्रूट फटता है किसान की गलती से। सिंचाई करनी किस टाइम है, हर रोज आपको सिंचाई करने का टाइम जो आपका रहेगा, आप कोशिश करिए अर्ली इन द मॉर्निंग आप सिंचाई करिए, इसी टाइम आपको सिंचाई करनी है। शाम को आप स्प्रे नहीं करें, क्योंकि शाम को, रात के टाइम ही ज्यादातर फंगल डिसीज अटैक करती हैं। रात को आप नमी कर दोगे तो फंगल डिसीज के भी चांस बढ़ते हैं, इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग करें, ताकि पानी मिले, उसी टाइम पौधा खुराक उठाए, उसी टाइम धूप आए, पत्ते स्टोमेटा खोले, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया चालू हो, पत्ते भाफ उड़ाए, नीचे हमने पानी दिया था, दवाई घुल गई, पौधे ने पानी खींचा, न्यूट्रिएंट भी चला गया, पौधा ग्रोथ भी कर रहा है। तो ये ध्यान रखें, आखिरी कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी ना होने दे। तो ये पूरा शेड्यूल तरबूज की खेती के ऊपर मास्टर क्लास हम आपके लिए लेकर आए, शायद वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो ठीक है किसान भाइयों, आई होप दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन वाटरमेलन फार्मिंग। ये यूट्यूब की अब तक की डिटेल वीडियो थी, जिसमें जिसके लिए किसान भाइयों को 40 से 50 वीडियो देखनी पड़ती है। कहीं से वो खेत की तैयारी सीख रहा है, कहीं से वो स्प्रे शेड्यूल सीख रहा है, कहीं से वो ड्रिप इरिगेशन के बारे में सीख रहा है। हमारा मकसद यही है, एग्री एक्सपर्ट सीरीज का किसान दरबार प्लेटफॉर्म पर लाने का यही मकसद है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे किसान के एफर्ट कम हो, पूरा ऑर्गेनाइज वे में उसको डाटा मिल जाए, और मुश्किल चीजें, दवाई का भाग हम खुद किसान को सिखाएं। आप मेरे पे भरोसा ना करें, इस शेड्यूल पर भरोसा ना करें, ये हमने एक रेफरेंस दिया आपको, अब आपके पास आइडिया है कि क्या शेड्यूल होना चाहिए, अब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। हर साल आप भी तो खेत में कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे, तो थोड़े थोड़े बदलाव मेरे शेड्यूल में आप करते रहें, थोड़ी थोड़ी चीजें खुद को अपग्रेड करते रहें। मकसद यही है कि आप खुद एग्री एक्सपर्ट बने, मेरे को या किसी और डॉक्टर को या किसी भी दुकान वाले को आप एग्री एक्सपर्ट ना बने, आप खुद जिम्मा उठाएं अपनी फसल का। तो यही वीडियो थी। बदले में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी मेहनत लगती है, एक आपके कमेंट आ जाते हैं कि वाटरमेलन फार्मिंग पे वीडियो बनाओ, लेकिन हम अगर लेके आएंगे तो कुछ खतरनाक ही लेके आएंगे। उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च करना, डाटा पढ़ना, ये चार्ट बनाने और फिर इसको आप तक पहुंचाना, बदले में आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम 2 से 3 किसान भाइयों को भी अगर हमारी वीडियो फॉरवर्ड करोगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और टाइप करें मास्टर क्लास, अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो जय जवान जय किसान। और ये आप 2 वीडियो हमारी देख सकते हैं, ये भी इसी टाइप की फर्टिलाइजर के ऊपर और डिसीज के ऊपर वीडियोस हैं। तो चलिए मिलते हैं किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।